Perfect. Okay. Is my screen visible, guys? Yes, it is visible. Perfect. Okay, so endocrinology. If you have any questions, just type in the chat box. I'll address them at the very end so that the flow is interrupted, because we have limited time and we have to cover a certain part of endo today. So thank you for that. Okay. So our aim for today's session is that we will be covering all the common pathologies associated with the pituitary gland and the adrenal gland. And if we have time, inshallah, we will try to touch base some thyroid problems as well. But right now, the two things that we're going to cover, all those things are high yield for your exams, and they're also clinically important as well. So talking about the pituitary, just to have your idea कि हम pituitary के बारे में बात कर रहे हैं, the diseases and all. So why not a bit of the anatomy? Because this is going to help you in understand the symptoms of pituitary gland problem. So pituitary gland है क्या? So ये आपका pituitary है. ठीक है, ये ऊपर आपका हाइपोथैलेमस पड़ा, उसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है. इट लाइज बीनीथ द हाइपोथैलेमस इन अ स्फीनॉइड बोन सेरेब्रम. आई थिंक दिस एनाटॉमी सबको होती है याद, बिकॉज इन एवरी एंडोक्रिनोलॉजी सेशन व्हाटएवर एग्जाम यू आर डूइंग दे डू आस्क दीस थिंग्स ना. तो स्फीनॉइड के अंदर पड़ा हुआ है, सेरेब्रम के अंदर पड़ा हुआ है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस सेकंड बिट इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑप्टिक chiasma lies directly superior to the anterior pituitary. So this is the correlation कि आपका ऑप्टिक chiasma और आपका इंटीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल साथ साथ पड़ा होता है. सो वेन एवर देर इज एनी प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद योर पिट्यूटरी, स्पेशली एडिनोमास बड़े साइजेस के, कोई भी और प्रॉब्लम हुई है, कोई एडीमा हो गया, कोई हेमरेज हो गया, एपोप्लेक्सी हो गया, वट एवर डिस्टॉर्ट्स योर पिट्यूटरी, it will put pressure on your optic chiasma. That is why सारी pituitary problems में you always have that clinical clue bitemporal hemianopia वाला. ठीक है. This is the rationale why you are having that bitemporal hemianopia. So knowing your anatomy always helps, because if you know your normal things, only then you will be able to pick your abnormal stuff. Another very important correlation, इसके साइडों पे क्या पड़ा हुआ है, cavernous sinuses, and उसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट cranial nerves गुजरी हैं 3, 4, 5 and 6. ठीक है. तो ये सारी आपकी cranial nerves देखिए, आप यहाँ पे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं. जैसे cavernous sinus, cranial nerve. ठीक है. ये आपका पिट्यूटरी है, ये आपका पिट्यूटरी के बिल्कुल पास ऑप्टिक chiasma है. सो जब भी आपका पिट्यूटरी बढ़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे ट्यूमर है, एडिनोमा है, मैस है, कुछ भी है, तो हमें दो ही निशानियां मिलती हैं. आइदर वी हैव विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ ऑप्टिक chiasma इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा में क्या मिलता है, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया. ठीक है. विजन की प्रॉब्लम्स और भी हो जाते हैं, वो फील्ड इफेक्ट है और ये ऑफ्थेल्मोप्लीजिया है, मूवमेंट मसल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं. ठीक है. सो योर cranial nerves कैन बी इन्वॉल्व एंड योर ऑप्टिक chiasma is involved. Knowing this, you will be able to understand the सिम्टम जो आगे हम डिजीज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके. सो दीज आर द कॉमन हॉर्मोन्स जो आपके पिट्यूटरी से निकल रहे हैं. अब आपने जो आखिर डब्बा ये याद रखना है. सो यू हैव योर इंटीरियर एंड यू हैव योर पोस्टीरियर. ये जो नीचे दो है ना, सिर्फ ये दो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं, योर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है. रेस्ट ऑल आर कमिंग फ्रॉम योर इंटीरियर पिट्यूटरी. फेयर एनफ. ठीक है. अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या है, ग्रोथ हार्मोन में भी हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे. सो ग्रोथ हार्मोन इज जो पिट्यूटरी हार्मोन कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी. उसका स्टिमुलस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऊपर से ना हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेजा, उसने पिट्यूटरी पे काम किया, उसने आगे से आपका ग्रोथ हार्मोन निकालना शुरू कर दिया. ठीक है. जस्ट अ फॉर्मूला. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिशन. ठीक है. अब ये तो नहीं कि वो आता जाए, तो कोई ना कोई तो नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए ना उसको इनहिबिट करने के लिए. तो जो सोमेटोस्टैटिन नेचुरली पड़ा होता है, जब इसकी जरूरत नहीं होती है हमें ग्रोथ हार्मोन की, सोमेटोस्टैटिन गोज देयर एंड स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ योर ग्रोथ हार्मोन. और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें आगे ट्रीटमेंट में से ही समझ आएगी, दिस वन. ठीक है. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस. देन वी हैव आवर एसीटीएच. सो जो आपके कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स आ रहे हैं ऊपर हाइपोथैलेमस में, उसने आके इसको निकाला एसीटीएच को, उसने जाके आपके एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम किया. ठीक है. इसी तरह आपके गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी से आते हैं, सॉरी हाइपोथैलेमस से आते हैं, इस पर उन्होंने काम किया एंड दे विल पिट्यूटरी पे आके काम किया एंड दे विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एलएचएच जो कि गोनेड्स के काम आएंगे. सो रिमेंबरिंग दिस फिजियोलॉजी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द पैथोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स. देन वी हैव टीएसएच. ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अगेन द थायराइड प्रॉब्लम्स. प्रोलेक्टिन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हार्मोन. ठीक है. इसका जो स्टिमुलेशन है इसके साथ भी एसोसिएटेड है, टीएच के साथ. सो जब भी हाइपोथायराइड के मिसाइल होंगे ना, तो आपकी प्रोलेक्टिन के मिसाइल भी होंगे. ये दोनों ना थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है.
So prolactin people can have hypothyroid and hypothyroid people can have prolactin. So remember this correlation. ठीक. Inhibition by dopamine. सही है. इसकी ना inhibition भी याद रखनी है. Somatostatin for growth hormone, clinically very important. And dopamine के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगी ड्रग, वो आपकी प्रोलैक्टिन के साथ भी छेड़छाड़ करेगी. So you have to remember this clinically. और इसकी जो clinical implication है ड्रग्स की, वो मैं आगे डिस्कस भी करूंगी. Then we have our posterior pituitary, जिसमें हमारे पास ADH और ऑक्सीटोसिन है. ADH आपकी वाटर ऑस्मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं, जो किडनीज पे काम कर रहे हैं. ऑक्सीटोसिन एवरीवन नोज इज दैट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन टू लेट यू गाइज एंटर इनटू एंडो मोड. ठीक है. सो नाउ यू नो वेयर जो पिट्यूटरी लैंड, उसकी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन आपको पता है कि उसका जो मसला होगा तो आपके ऑप्टिक क्याज्मा के मसाले हो सकते हैं. यू कैन हैव योर क्रेनियल नर्व पैथोलॉजीज एंड दीज आर द जनरल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉमन हॉर्मोन्स. ठीक है. So now starts our actual clinical stuff. Acromegaly. अब acromegaly में क्या हो रहा है? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि पीछे ग्रोथ हार्मोन के बारे में. ठीक है. सो अब ग्रोथ हार्मोन की जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है या कम होती है, वी हैव डिफरेंट कंडीशंस. इफ देयर इज एक्सेस, इट कैन कॉज acromegaly. And if there is low production, it can cause dwarfism. लेकिन एग्जाम रिलेटेड हाइजीन लेना, वो ज्यादा वो एक्रोमेगली पूछते हैं. पर जस्ट फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन, जाइगैंटिज्म और एक्रोमेगली में फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क है. आपकी बोन ग्रोथ जो है ना, आपकी जो एपिफाइजल प्लेट्स के क्लोजर है उसका टाइम, उसका फर्क है इन दोनों का. ठीक है. जाइगैंटिज्म में क्या हो रहा है? आपके जो एपिफाइजल प्लेट्स होते हैं बोन्स की, उनके जुड़ने से पहले उनका एक्सेस शुरू हो जाता है. सो दैट इज व्हाई यू विल हैव लीनियर ग्रोथ प्रॉब्लम्स. और एक्रोमेगली में जो बेबी हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होता है कि वो एपिफाइजल क्लोजर के बाद आपका एक्सेस होता है. ठीक है. तो इसमें आपकी जो ऑलरेडी चीजें बन चुकी हैं उसका एक क्या करना चाहिए, एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है. ठीक है. उसमें लीनियर ग्रोथ हो रहे हैं और उसके अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं. अब एग्जाम में ना क्लिंचर क्या आएगा? एक्रोमेगली की क्लिंचर्स ये होते हैं, क्लूज ये होते हैं कि जी आपका शू साइज बढ़ गया है. ठीक है. आपका रिंग साइज बढ़ गया है, आपका कैप साइज बढ़ गया है. ठीक है. तो आपके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, हाइपरट्रफी हो रही है किस्म की. सही है. कोर्स फीचर्स देंगे, स्पेड लाइक हैंड्स, बड़े बड़े हाथ होते हैं, आपका शू साइज बढ़ जाएगा. ठीक है. अब देखिए, एक सर्टेन एज में शू साइज बढ़ रहा है बच्चों में, दैट मेक सेंस. आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन वी हिट, तो हमारा शू साइज वेरी कांस्टेंट. अब वो चाहने से आपको कंप्लेन करेगा जी के अभी पहले मैं 7 साल 7 नंबर पहना था, नाउ इट्स 10. रिंग साइज का बहुत कॉमन इशू आता है. हैट, ये 3 क्लिंचेस अगर आपको अपने सिनेरियो में मिले, जस्ट थिंक ऑफ एक्रोमेगली. लार्ज टंग, प्रोग्नेटिज्म. अच्छा, ये क्या होता है कि जो आपकी जो जॉ होती है ना, वो आगे प्रोट्रूड करती है. ठीक है. लोअर जॉ जो मैंडिबल है प्रोट्रूड्स आगे की तरफ. इंटरडेंटल स्पेसेस की चीजें बढ़ रही हैं, तो आपके दांत भी बढ़ रहे हैं, इस पे स्पेसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं. यू हैव स्वेटिंग बिकॉज ऑफ ग्लैंड हाइपरट्रफी. ठीक है. ये आपके हार्मोन के मसाइल शुरू हो गए. अब पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर तो वहां पे कोई सा ट्यूमर है जो कि उसको बढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो प्रेशर डालेगा ना. और अभी हमने बात की थी, प्रेशर जब भी डलता है तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कैप्सूल होता है ना, वो स्ट्रेच कर रहा होता है, तो आपको हेडेक शुरू हो जाती है. और बाइटेम्पोरल हेमियोपिया में क्यों पढ़ा था? क्या होता है? ऑप्टिक क्याज्मा पे प्रेशर पड़ रहा है. क्लियर. एंड सम पीपल कैन हैव गैलेक्टोरिया, ये हमने ऑलरेडी बात कर दी थी, बिकॉज ऑफ रेस प्रोलैक्टिन की, इनका आपस में ताल्लुक है. क्योंकि कभी कभी ना आपका वो डोपामीन लॉस हो जाएगा, तो आपका प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, क्योंकि डोपामीन उसको इनहिबिट कर रहा था. ठीक है. समटाइम यू हैव योर हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, अगेन आपका डोपामीन कम हो जाएगा. सो देयर इज कोरिलेशन बिटवीन योर प्रोलैक्टिन्स एंड योर ग्रोथ हार्मोन. सो रिमेंबर दैट. सो फार आपको समझ आ गई कि आपका सिनेरियो कैसा होगा, तो आपने क्विकली से एक्रोमेगली पकड़ लेना है. अब दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो ऑन योर टिप्स. फर्स्ट लाइन टेस्ट क्या है? आईजीएफ लेवल्स. ये क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लेवल्स. ठीक है. बस इसको याद कर लें, ये उन्होंने आपसे लाजमी पूछना है. सो फर्स्ट टेस्ट इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एक्रोमेगली, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लेवल देखने. अगर वो बड़े हुए हैं तो फिर हम ओजीटीटी करते हैं. उसका क्या मकसद होता है? इन नॉर्मल पेशेंट्स इफ यू डू ओजीटीटी, तो आपका ग्रोथ हार्मोन सप्रेस होना चाहिए विद हाइपरग्लाइसेमिया. लेकिन एक्रोमेगली में क्या होता है? इसमें सप्रेशन नहीं होती है. अब आपने डायग्नोस तो कर लिया, अब आपने डेफिनेटली ट्यूमर ढूंढना, उसके लिए आपने एमआरआई करना है. एज सिंपल एज दैट. सो रिमेंबर योर साइज, शू साइज, कैप साइज, रिंग साइज बढ़ रहे होंगे, ये आपको देंगे. हेडेक्स, बाइपोल हेमिनोपिया देंगे, जो भी बम्पिंग, कभी यहाँ टकरा रहे हैं, कभी वहां टकरा रहे हैं, विजुअल फीड डिफेक्ट्स आ रहे हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है एवरीवन? Insulin like growth factors. Remember that. If that is raised, you do your OGTT. If that is confirmed, you do your MRIs. That's it. इतना ही आपको एग्रोमेगली पता होना चाहिए. ठीक है. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से. 5 बातें ट्रीटमेंट की याद रखनी है. 5 things. एक सर्जरी
3 दवाइयां और एक जब कुछ ना बन पड़ा तो एक्सटर्नल इरिटेशन। ये 5 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है फॉर एक्रोमेगली। नंबर 1, you do your transfenoidal surgery. That is number 1. If you can't do your surgery, then you have 3 medicines. Now, ये याद रखिए ऑक्सीडाइड। आपको याद होगा पीछे स्लाइड में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सॉरी ज्यादा आगे चला गया ये। सो ये इनहिबिट कर रहा है this one. So now you know your physiology. So now you know your treatment rationale as well कि हम वो क्यों दे रहे हैं, ठीक है। So we give somatostatins यानी कि ऑक्सीडाइड, ये सबसे नंबर 1 आपकी वो है ड्रग मेडिकेशन, ठीक है। अगर ये भी आपने नहीं देनी देन यू हैव अनदर। तो आपने याद रखेंगे 3 दवाइयां। पिग्वासोमेट आप देना है, वो क्या है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एंटागोनिस्ट। देन यू हैव डोपामिन एगोनिस्ट जिसमें आपकी ब्रोमोक्रिप्टीन है। और जब आपकी ना सर्जरी काम कर रही है, इफ यू कांट डू योर ड्रग्स एट द एंड व्हाट यू हैव योर एक्सटर्नल इरिडिएशन। सो इन एक्रोमेगली रिमेंबर 5 थिंग्स, 1 सर्जरी, 3 ड्रग्स एंड इरिडिएशन। द ओनली ड्रग दैट दे लव टू आस्क वो आपसे यही होगा, ऑक्सीडाइड वाला। सबसे पहले उन्होंने यही पूछना है आपसे। सो रिमेंबर योर IGF-1 लेवल्स, देन सर्जरी नंबर 1 ट्रीटमेंट, एंड इन ड्रग्स ऑक्सीडाइड। ये 3 चीजें अगर आपने याद रखी ना, सो इंशाल्लाह फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू योर थिंग्स विल बी कवर्ड। देन वी हैव प्रोलेक्टिन, ठीक है। अब प्रोलेक्टिन जो है ना वो डिफरेंट कंडीशन में बढ़ सकता है, वी विल डिस्कस दैट। प्रोलेक्टिन रिलीजिंग फैक्टर आता है और दूसरा थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन दोनों का काम है स्टिमुलेट करना प्रोलेक्टिन को, और इसको इनहिबिट कौन करता है, डोपामिन को। और ना नेचुरली भी प्रेगनेंसी में यू कैन हैव हाई दीज प्रोलेक्टिन लेवल्स। कोई बहुत फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लाइक बहुत ज्यादा हेक्टिक एक्सरसाइजेज हैं, कुछ जिम कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, इवन दोज फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन लीड टू prolactin levels increase, because all these problems can also lead to your problems with your LHH and FSH as well, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को भी आपका स्ट्रेस, स्लीप, एंजाइटी तंग कर रहा होता है फिजियोलॉजिकली ना, उसी तरह इसको भी छेड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा PCOS हैं, यू हैव योर हाइपोथायराइडिज्म। प्रोलेक्टिनोमा बताते खुद एक ट्यूमर बड़ा एडिनोमा है जो प्रोलेक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपका स्टॉक दब गया है, ठीक है, बिल्कुल दब गया है, तो फिर क्या होगा, जो आपका इनहिबिशन थी डोपामिन की वो खत्म हो जाएगी। तो जब इनहिबिशन ही खत्म होगी तो प्रोलेक्टिन को खुला टाइम मिल गया, वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यू हैव योर PCOS, यू हैव योर हाइपोथायराइडिज्म, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दे आर कोरिलेटेड, एंड ड्रग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अ पेशेंट कैन कम टू यू दैट आई एम हैविंग ग्लैक्टोरिया, ठीक है, और आपने ग्लैक्टोरिया के साथ ये नहीं सोचा कि फॉरन ट्यूमर ही होगा, दैट इट कुड बी ड्रग्स एज वेल। एंड दिस इज सच अ कॉमन प्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई आपके पास पेशेंट आया एसिड रिफ्लक्स के साथ, आपने उसको दे दिया मीटरक्लोप्रोमाइड, ठीक है, कोई वॉमिटिंग हुआ, कोई उसको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आपने उसको मीटरक्लोप्रोमाइड दी, किसी वजह से आपने उसको एंटीसाइकोटिक्स दी, तो ये सब आपके क्या कर रहे होते हैं, डोपामिन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जब डोपामिन इनहिबिट हो रहा होता है तो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट आपकी उसके ऊपर प्रोलेक्टिन के ऊपर खत्म हो जाता है, तो प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा तो ग्लैक्टोरिया शुरू हो जाता है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज टेक ए पेशेंट होलिस्टिकली। अब ये नहीं पेशेंट को डरा देना कि हाई तुम्हें तो ट्यूमर हो गया, जाओ स्कैन कराओ, MRI हो रहा है, ये नहीं पता। बाय सिंपली स्टॉपिंग वन ड्रग यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप प्रोलेक्टिन लेवल्स कराओगे थोड़े ज्यादा होंगे। अच्छा, मेडिसिन वाले प्रोलेक्टिन लेवल्स उतने ज्यादा नहीं होते जितने के एडिनोमा में, उस पर तो लाइक हजारों में जा रहे होते हैं, दैट रियली रियली हाई। इसमें भी वो नॉर्मल से ज्यादा होंगी बट नॉट दैट लार्ज। एंड यू विल नो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग दैट इज डूइंग दिस थिंग ना। तो सिंपल सा हाल है कि आपने सिंपल दवाई बंद करनी है, उसका ग्लैक्टोरिया ठीक हो जाना है, रादर देन डूइंग दोज बिग, उनको कैंसर हो गया, जो ट्यूमर हो गया, MRI करा रहे हैं। सो यू कैन save so much money and time of a patient if you know your things. So that is why this is all clinically important. Always explore their drug history. ठीक है। अब प्रोलेक्टिन, अब सिम्टम्स क्या होंगे? The women come with amenorrhea, infertility, galactoria is very important. मेल में impotence, loss of libido, galactoria उनके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पेशेंट प्रेजेंट सिनेरियो में ये सिम्टम्स होंगे। और अगर मैक्रोएडिनोमास है जो क्या साइज बड़ा है और वो प्रेशर डाल रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है वी हैव हेडेक्स, वी हैव बाइटेम्पोरल एम्ब्लियोपिया बिकॉज ऑप्टिक कैज्मा के ऊपर वजन बढ़ रहा है। क्लियर एनफ? नाउ हाउ डू यू ट्रीट दिस पेशेंट्स? अच्छा, पीछे जो हमने मेडिसिन पढ़ी थी, सॉरी हमने पढ़ा था, उस पर सर्जरी वाज फर्स्ट लाइन, देन कम्स द ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे पहले आपने ड्रग्स ट्राई करने हैं, ठीक है। जो भी आपके डोपामिन एगोनिस्ट है वो आपने देने, गाबागोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड, दीज आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, ठीक है। और सर्जरी उनको देनी है अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता, देन यू डू योर सर्जरीज, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कॉज एज वेल। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंडरलाइन कॉज क्या है आपके प्रोलेक्टिन और ग्लैक्टोरिया की, सो उस पर भी आपने एक्सप्लोर करना है। सो यू शुड नो ऑल दिस स्टफ व्हेन यू आर हैंडलिंग अ पेशेंट विद प्रोलेक्टिन एंड ग्लैक्टोरिया।
सो रिमेंबर दीज डोपामीन एगोनिस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप डोपामीन एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, दोस ड्रग्स एंटीसाइकोटिक, मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेडोन, स्पेशली ये दो ड्रग तो बहुत कॉमनली हम दे रहे होते हैं। सो उनकी एक हिस्ट्री एक्सप्लोर करें, आप सिंपली दवाई बंद करेंगे, उनका प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ पिट्यूटरी एडिनोमा की बात करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब एडिनोमा या तो माइक्रो होगा या मैक्रो होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज, लेस देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन 1 सेंटीमीटर। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल स्टेटस। ठीक है, सिक्रीटरी फंक्शनिंग एडिनोमा, उसमें कोई ना पर्टिकुलर हार्मोन्स आपके बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे नॉन सिक्रीटरी, ठीक है, वो सिर्फ प्रेशर डाल रहे होते हैं, सो दिट कुड बी डिफरेंट। सही। अब सिम्टम जो डिपेंड करता है इन चार चीजों के ऊपर। जैसा हमने बात की, सम कुड बी सिक्रीटरी एंड फंक्शनल, इसका मतलब है कोई ना कोई हार्मोन से निकल रहा है, डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें एसिड्स बढ़ रहा है तो कुछ कुछ कुशिंग हो जाएगा, अगर जीएच बढ़ रहा है तो उससे एक्रोमेगली हो जाएगी। इट ऑल डिपेंड कि कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसी हार्मोन के इफेक्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। डिप्लीशन ऑफ हार्मोन, जैसे हमने ये पता चला कि नॉन सिक्रीटरी एंड नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास भी हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली सिर्फ साइज बढ़ा होता है, और जल्दी आपके चूंकि स्टॉक पे कंप्रेशन होती है ना, जब स्टॉक पे कंप्रेशन होती है तो कोई भी सिग्नल आगे नहीं जा रहा, तो आपके सारे लेवल्स कम हो जाएंगे, हाइपोपिट्यूटिज्म होगा। समझ आ रही है? ठीक है। सो नवंबर याद रखना है, अगर नॉन फंक्शनल एडिनोमाज है, उसमें आपका पैन हाइपो है, सारे लेवल्स आपके कम होना शुरू हो गए हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? रिमेंबर, देयर इज कंप्रेशन ऑन द पिट्यूटरी टिश्यू। ठीक है, तो आपके सिनेरियो में आपको बड़ा साफ नजर आ जाएगा। इसी सिनेरियो में आपको दो तीन बीमारियों के क्लेम्स नजर आए ना, समझे वो हाइपो है। ठीक है, अगर सिर्फ एक का आ रहा है मसला, सिर्फ एक डिजीज का, मतलब एक हार्मोन रिलेटेड, तो फिर वो आपका एक्सेस ऑफ हार्मोन है, दैट इज योर स्क्रीटरी एडिनोमास। अदरवाइज नॉर्मली एग्जाम में ना वो आपको नॉन फंक्शनिंग देंगे, जिसमें वो तीन चार बीमारियों की, हाइपोथायराइड भी दे देंगे, साथ एडिसन भी दे देंगे, दो चार उसका बीमारियों के क्लूज दे देंगे आपको। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है? सो अब वो एडिनोमा स्पेशली इसमें ना सारा कुछ देख लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि नॉन स्वीटी में हाइपोपिट्यूटिज्म हो सकता है, जिससे आपका सारा कुछ ही कम हो रहा है। ठीक है, सो यू चेक एवरीथिंग, ये सब आपने चेक कर लेना है। और दूसरा आपने विजुअल फील्ड, क्योंकि हमने ये बात की थी, सॉरी हमने मैंने मिस कर दिया, कि जब आपका ड्यूरा स्ट्रेच होता है तो आपको हेडेक्स होते हैं, और आपके ऑप्टिक कैल्वा में प्रेशर पड़ता है तो बाइटेम्पोरल हेमियोनोपी होता है। इस वजह से आपने विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स देखने हैं, टू रिमेंबर एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी प्रेशर। ठीक है, तो तीन काम कर लिए, एग्जाम भी आपने कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, और एंड पे आपने एमआरआई कंट्रास्ट के साथ कंफर्म भी कर लिया। ठीक, सो यू डू योर थ्री थिंग्स इन अ पिट्यूटरी एडिनोमा, एंड दिस विल हेल्प यू टू टेल यू इफ इट्स अ secretory या फिर नॉन फंक्शनल एडिनोमास। एग्जाम में नॉर्मली आपको नॉन फंक्शनल एडिनोमास देंगे, उसमें वो आपको ये भी डाल देंगे जी वेट गेन भी हो रहा है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज भी हो रही हैं, जो कि हाइपोथाइक की तरफ जाएगा, साथ में हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, abdominal पेन्स भी हैं, जो कि बताएगा एड्रेनल इनसफिशिएंसी भी है। तो दो तीन बीमारियों के हो सकता है, साथ को ये भी बता दें एंड्रोजन की मसाइल भी। तो अगर तीन चार बीमारियां इकट्ठे हैं तो आपने चुप करके सोचना है कि ये आपका नॉन स्क्रीटरी है, बिकॉज ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक हो गया? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये एक चीज थी डायनामिक पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट। इसमें से सवाल कम आता है, लेकिन चूंकि हम ये कर रहे हैं और पास मेडिसिन में अक्सर अक्सर वो सवाल पूछते हैं, उनको पसंद है। लेकिन आमतौर पे ना एग्जाम में ना इतना कोई खास फेवरेट नहीं है, पास मेडिसिन में था क्योंकि दैट्स व्हाई जस्ट कवर्ड इट अप। तो डायनामिक पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट हम क्यों कर रहे होते हैं? अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी हाइपोपिट्यूटिज्म है, मतलब कोई पिट्यूटरी का डिसफंक्शन है, ठीक है, देन वी डू दिस। सही। इसे हम करते क्या है, हम स्टिमुलस देते हैं, और स्टिमुलस देख के हमने रिस्पॉन्स देना है। बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं, हमने स्टिमुलस देना है और फिर हमने आपकी पिट्यूटरी का रिस्पॉन्स देना है। दिस इज द रैशनल बिहाइंड दिस टेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंसुलिन, टीआरएच, एलएचआरएच, ये हम सब देंगे, और उसके बाद ये सारे लेवल चेक करते हैं। ठीक, अगर तो आपका अच्छा चल रहा है पिट्यूटरी, तो ये सारा कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, पर अगर आपकी पिट्यूटरी का मसला खराब है, तो एब्सेंट रिस्पॉन्स होगा, इट शोज हाइपोपिट्यूटरिज्म। आई होप दैट इज क्लियर। So normally what we are doing, again it's not very exam favored, it's just part of the syllabus, that's why we're covering it. So dynamic pituitary test में हमने बेसिकली देखना होता है कि किसी पेशेंट को कोई प्राइमरी पिट्यूटरी डिसफंक्शन तो नहीं है, और उसका मकसद ये है कि हमने ये चेक करना है कि हमने कुछ स्टिमुलस दिया, उसको पिट्यूटरी रिस्पॉन्ड कैसे करता है। स्टिमुलस क्या है? आपने इंसुलिन दिया,
आपने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स दे दिए, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी पे हम काम कर रहे हैं, जब आप ये सब दोगे तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, टीएसएच बढ़ेगा, एलएचएस एफएसएच भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, इनका काम ही ये है। बट इफ दिस इज नॉट राइजिंग, इट मीन्स योर पिट्यूटरी इज नॉट फंक्शनिंग, इसका मतलब कोई प्राइमरी पिट्यूटरी डिसफंक्शन है, सही। और इसमें सिर्फ आखिरी बात याद रखिए, इसमें एडीएच जो हमारा पिट्यूटरी से निकलता है वो इसका हिस्सा नहीं है, उसके लिए आपको अलग टेस्ट करने हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो वाटर डिप्रेशन टेस्ट है, डेस्मोप्रेसिन टेस्ट है, दैट विल डिस्कस फॉर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। बट फॉर नाउ रिमेंबर, डायनामिक पिट्यूटरी फंक्शंस में आप एडी चेक नहीं करते, बाकी तकरीबन सारा कुछ चेक कर लेते हो, ठीक है। ओके, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड रेयर, ठीक है, इवन दो इट्स वेरी वेरी रेयर, लेकिन एज अ गुड फिजिशियन वी शुड बी नोइंग समथिंग अबाउट द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में क्या होता है, एक्यूट हेमरेजिक इन्फेक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और कोई ना कोई उन्होंने ये लाजमी दिया होगा, प्री एग्जिस्टिंग एडिनोमा है, सिनेरियो में लिखा होगा कि इज अ नोन पेशेंट, ठीक है, कोई स्कैन पहले हुआ, ये मसला हुआ, और अब वो सडनली इन मसाइल के साथ आया है। सो इसके सिनेरियो में क्या आएगा, प्री एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा का ऑलरेडी उसमें क्लिंचर होगा, और अब्रप्ट ऑनसेट क्या होगा, सिवियर हेडेक, विजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ थैलेमोप्लीजिया, क्योंकि हेमरेज है ना, ब्लीड कर गया, और हमने पास है साइडों पे क्या वन साइनस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके क्रीनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो गई हैं, ठीक। सो इस तरह के सिम्टम्स होंगे, बहुत अब्रप्ट होगा, सवेयर गंदी निशानियां, सवेयर हेडेक, विजुअल प्रॉब्लम ऑफ थैलेमोप्लीजिया, ऑल्टर मेंटल स्टेटस, ये सारा कुछ चल रहा होगा, ठीक है। और या तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मोस्ट प्रोबेबली देन यू हैव टू पिक पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, ठीक है। यहाँ पे वो पूछेंगे कि इफ दिस इज व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो उसके लिए एमआरआई कराना है आपने, सही। यहां तक याद हो गया। सो हेमरेज हो गया, नोन हिस्ट्री होगी एडिनोमा की, और इस तरह की ना बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की प्रेजेंटेशन होगी इन सिम्टम्स की, एंड वी नो द रैशनल अब इसके पीछे कि आप एक भी जा रहे हैं और आपका ऑप्टिक के अंदर प्रेशर पड़ रहा है, एमआरआई पे आप कंफर्म करोगे, और तीन काम आपने करने हैं, ठीक है। वो तीन काम क्या है, यू गिव स्टेरॉइड्स, सही, और हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वेसोजेनिक एडीमा है ना आसपास लीजन की, उसको कम करने के लिए। अब इन पेशेंट में चूंकि आपका पिट्यूटरी उड़ गया है, तो ये वाले पेशेंट्स के ऊपर बहुत चांसेस होते हैं कि वो एड्रिनल क्राइसिस में जा सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी गिव हाई डोज स्टेरॉइड्स टू कंट्रोल दैट। सेकेंडली, सर्जिकल डीकम्प्रेशन, ठीक है ना, हेमरेज है, प्रेशर है, एडिमा सारा कुछ चल रहा है, सही है। सो इन सम केसेस अगर आपके लॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रहे, देन वी डू सर्जरीज एज वेल। और जब किसी से कोई काम नहीं बनता, देन वी हैव टू डू द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, सही। सो एपोप्लेक्सी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेरी रेयर बट इज लाइफ थ्रेटनिंग, देयर इज हेमरेज, कोई ना कोई प्रीएग्जिस्टिंग एडिनोमा की हिस्ट्री होगी, एमआरआई कराओगे, तीन काम करने हैं, स्टेरॉइड देनी है, सर्जरी देनी है, और कुछ ना बन पड़ा तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर देनी है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर, वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का मैं डिस्कशन कर लिया, यही दो चार टॉपिक्स हैं जो कॉमनली टेस्टेड होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, दिस इज वेरी ट्रिकी, ट्रिकी हार्मोन, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को खुलाता बहुत है, और एज अ फिजिशियन, नॉट एवरी वन बट देर आर फ्यू पीपल हु आर स्केर्ड ऑफ फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोलैरिटी, बहुत ट्रिकी वाली बातें होती हैं, और बहुत वोलेटाइल हैं टू बी ऑनेस्ट। सो इसलिए एडीएच पे हमें थोड़ा सा जोर देना है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी कॉन्सेप्ट, तो हम लोग क्लिनिक्स में भी अच्छा पेशेंट देख लेंगे। सो एडीएच अब करता क्या है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है, यू ऑलरेडी नो, वाटर रिटेंशन, एंटी डायूरेटिक है, ठीक है। डायूरेसिस क्या है, यूरिन 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 सारा कुछ बाहर जा रहा है, एंटी डाय मतलब उसका ऑपोजिट है, सारा कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, इस तरह याद रखें, पानी अंदर आ रहा है, ऑल द वाटर इज इनसाइड द बॉडी, इज नॉट गोइंग आउट, तो वाटर रिटेंशन होगी, जब पानी अंदर आएगा तो जाहिर पता है वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। अब अगेन वी हैव टू गो टू आवर बेसिक्स, 2 years ऑफ फिजियोलॉजी हमने बचपन में पढ़ी थी। सो जब पानी सारा अंदर आया तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, सही है, एंड नथिंग इज गोइंग आउट, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। सो अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना, पूरी कहानी बनाएंगे, तो इट विल बी सो इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग्स इन द एग्जाम एंड क्लिनिक्स एज वेल, ठीक है। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू, जब भी आपका रेस प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, आपको डिहाइड्रेशन होगी है किसी भी वजह से, आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में पानी कम है और सलूट ज्यादा है, सही है। तो एंटी डायरेटिक निकलेगा, कहता है कोई मसला नहीं, मैं पानी को कंजर्व कर लूंगा,
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो यू हैव टू नो कि क्या स्टिमुलस होता है, तो कैसे और कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं. ठीक है. और ये काम क्या करता है, किडनीज पे जाता है. इट वर्क्स ऑन द किडनीज एंड इट लीड्स टू वाटर रिटेंशन. अच्छा, जब एडीएच की डेफिशिएंसी होती है तो दैट विल लीड टू डायबिटीज इंसिपिडिस. अगर आपका एक्सेस होता है दैट विल लीड टू एसआईएडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन शुरू हो जाती है. सो नाउ यू नो कि एडीएच का मेन क्या है, पोस्टीरियर से आ रहा है, सारा पानी अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो रहे हैं, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो आपकी सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है और आपकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है. सही है, ये इसका नॉर्मल काम है. अगर वो कम होता है तो मीन उसको उस कंडीशन का नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडिस. अगर बढ़ रहा है तो उसका नाम क्या है, एसआईएडीएच. और हम ये दोनों कंडीशन आगे डिस्कस करेंगे और ये बहुत ट्रिकी होता है. और दे लव टू आस्क, जो हमारी मेंबरशिप है ना रॉयल कॉलेज वाले, वो उनको ये पूछना पसंद है. अब ये, so I try to make this in a way that you will be able to understand all this stuff. अच्छा जी, अब ये करता क्या है, अब ये इनअप्रोप्रिएट मतलब खुला आ रहा है. ठीक है, a lot of it's coming in. So now we know the physiology. अच्छा, यहाँ पे ना कोई क्वेश्चन भी आती है, डिस्टल डिस्टल ट्यूब्यूज पे काम करता है, वैसे आप को पूछेगा नहीं, पर द पीपल हु आर आस्किंग इट वर्क्स ऑन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूज. उस पे आके एक्वा प्रोटीन्स होते हैं, उस पे काम कर रहा होता है डॉक्टर मूसा और समथिंग. हाँ एग्जैक्टली ना, यू हैव योर एक्वा पॉइंट्स. तो वो आपके डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूज भी होते हैं, वहां जाके काम कर रहा होता है. ठीक है, पर अगेन नो इज गोइंग टू आस्क यू दिस इन योर एमआरसीपी, ट्रस्ट मी ऑन दैट. But for your own knowledge, this is where it works. So coming back to the scenario. अच्छा, अब ऐसा ये रेंज में हो क्या रहा है, एंटी डायरेक्टरी हार्मोन बहुत ज्यादा आ रहा है. अब वी ऑलरेडी नो कि वो क्या करता है, इट कंजर्व्स वाटर, सारा पानी अंदर आ रहा है. सो इफ द वाटर इज कमिंग इन, योर सोल्यूट्स आर गेटिंग डाइल्यूटेड, तो आपकी जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो गिर जाएगी. ठीक है, सो नो फ्लूइड इज गोइंग आउट, तो आपकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, फेयर इनफ, दो इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं इन दीज टू पॉइंट्स. सो यस अगेन डाइल्यूशन है, ऑल द वाटर इज कमिंग इन, सो आपके सारे सोल्यूट्स डाइल्यूट हो रहे हैं, तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज सोडियम. इट ऑल्सो डाइल्यूट होता है, तो उस वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया शुरू हो जाता है. ठीक है, लेकिन आपके यूरिन का सोडियम बढ़ जाएगा. ठीक है, तो आपने ना बस दो यूरिन की बातें याद रखी हैं, दो सीरम की बातें. सीरम में दोनों पानी और सोडियम कम हो रहा है, और यूरिन में आपका पानी और सोडियम, ऑस्मोलैरिटी और आपका सोडियम बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ये वो आपके क्लिंचर्स होंगे जो आपको वो लैब्स में दे सकते हैं फॉर एसआईएडीएच. ठीक है, और जब भी आपने एसआईएडीएच करना है, दिस इज कंप्लीट क्लिनिकल. एसआईएडीएच लेबल करने से पहले आपने हाइपोथायराइड और एसिड डेफिशिएंसी हमेशा पहले रूल आउट करनी होती है. ओनली देन यू विल लेबल एसआईएडीएच. दिस इज अ क्लिनिकल बिट. नाउ सिनेरियो में ये कॉजेज आएंगी आपकी. ठीक है, सो व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट कॉजेज. मेलिग्नेंसी में क्या है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा. हम लोग इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डिड आवर पल्मोनोलॉजी, तो हमने उसमें किया था पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, क्योंकि सर्टन कैंसर्स थे, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, स्क्वैमस और ये वो, उसमें सर्टन कैंसर्स वो प्रोड्यूसिंग सर्टन हॉर्मोन्स. ठीक है, सो दे कैन गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट जो कि आया है, थर्स्टी है, कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं. व्हाट आई कैन नॉट रिकॉल द सिम्टम्स. कोई फटीग है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, अगर सिवियर हाइपोनेट्रीमिया चल रहा है तो इस तरह की चीजें आएंगी. सीजर्स हो सकते हैं अगर आपका बहुत ही सिवियर हाइपोनेट्रीमिया है, कोमा पैरालिसिस हो सकता है, अदरवाइज वेग सिम्टम्स होंगे. लेकिन उस पर अगर उन्होंने आपको क्लिंचर दिया होगा ना, तो कहेंगे कि हिस्ट्री है किसी लंग कैंसर की, तो थिंक ऑफ एसआईएडीएच. दूसरा, वो ड्रग देते हैं, दे लव टू गिव यू ड्रग्स सो दैट यू कैन पिक योर एसआईएडीएच. और ड्रग्स कौन से हैं, नीचे वाले में. ठीक है, उसमें एसेसराइज, ट्राइसाइक्लिस और ये कार्बामेज़ेपिन, ये जो तीन है ना बीच वाले, ये बहुत ज्यादा देते हैं. दिस इज एग्जाम क्लिंचर. सो रिमेंबर योर क्लूज एंड क्लिंचर. सो यू विल हैव योर दीज काइंड ऑफ लैब्स गोइंग ऑन, अ क्लू ओवर कैंसर और अ क्लू ओवर ड्रग, जिसमें वो एसेसराइज, ट्राइसाइक्लिक्स और कार्बामेज़ेपिन देंगे. अगर ऐसे कोई अगर आपको ड्रग मिल रहा है, ठीक है, एंड यू हैव दीज कंडीशंस गोइंग ऑन योर लैब्स, थिंक ऑफ एसआईएडीएच, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बहुत लंबी कहानी में जाना. अगेन वी आर इंटरनल मेडिसिन. ओके, सो रिमेंबर द एग्जाम, यू आर इंटरनल मेडिसिन पीपल. शुरू के काम हमने करने, देन वी हैव स्पेशलिस्ट रेफरेंस. और एनएचएस हम चुके जा रहे हैं, वी आर एमिंग फॉर द यूके. अगर हम पाकिस्तान में रह रहे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But over there, we always involve specialty whenever it's needed. We don't be like
we know everything and we will do everything. Okay, so always remember when to refer a patient to a certain department. अच्छा, अब करना क्या है? डायग्नोसिस होगी, causes पता चल गए. So now we know the causes, know the investigation. Now we have to treat the patient. ठीक है, उसमें obviously these are the causes. You reverse these causes. Okay, fluid restriction is the key. That is very important. Then you have your demico. What is demicocycline? Sorry, demicocycline. ठीक है, अब ये एक्सपर्ट वाली बातें आ जाती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं अब होता क्या है इसके अंदर. इसका काम क्या है? इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्स एट द किडनी लेवल पे. सही. देन यू हैव योर वेजोप्रेसिन, जिसके अंदर एडीएच आते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे. और जब भी कि फ्लूइड का जिक्र आया, कभी भी आपका सोडियम का जिक्र आए ना, तो यू ऑलवेज डू योर ट्रीटमेंट्स वेरी आराम से. Because if you do sudden changes, then I think everyone knows that there is this precipitation of central pontine demyelinosis. So ये होता है, we suddenly and quickly correct these sodium problems. So this is very tricky. ऐसे वाले patients अक्सर हमारे ना wards में कम और ICUs में treat हो रहे होते हैं, because इनका जो management है काफी tricky होता है. They have multiple comorbids going on, the kidneys is shutting down and all. So we need a specialist over here when we are trying to do this. सही है, लेकिन just to have that idea for the exam point of view, so this is the thing that you should know. You should know how the investigation में 4 बातें आपने याद रखनी है. Remember cancer and these drugs, and remember 4 बातें. Treatment आपने वापस करना है. Fluid is very important. ADH antagonist and demicocycline. ये 4 काम आपने करने हैं, जो your SIADH will be covered inshallah. Then we have diabetes insipidus. Oh, sorry, it's not moving. Yes. Now you have your diabetes insipidus. अब ये उसका opposite है. जो कुछ हमने पीछे पढ़ा था ना, उसका कंप्लीट ऑपोजिट इज हैपनिंग हियर. सो डायबिटीज इंसिपिडस में आपकी डेफिशिएंसी हो रही है, या तो ऊपर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा दिमाग में से, दैट इज योर क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर प्रोडक्शन इज गुड बट द किडनीज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दैट इज योर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. ओके, सो क्रेनियल एंड नेफ्रो, फेयर इनफ, नथिंग ओवर देयर. सो लेट मी इसको जरा साइड पे कर लूं. सो वी हैव these are the causes. ठीक है, so just to have an idea for your cranial idiopathic trauma surgeries, craniopharyngiomas. Okay, this is syndrome, like इसमें क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस भी हो रही है, डायबिटीज मेलाइटिस भी हो रही है, और उसके अलावा और क्या होता था? आई फॉरगॉट द OAD पार्ट, इफ एनीवन रिमेंबर्स दैट. तो वोल्फ्राम सिंड्रोम होता है. So we have diabetes insipidus, we have diabetes mellitus. I think optic का प्रॉब्लम था, I forgot the name. वैसे आता को नहीं, बस फैंसी सा नेम है. If anyone knows, please put that in the chat box, because I completely forgot this mnemonic. Anyone? Didmore syndrome, diabetes insipidus, diabetes mellitus. हाँ, यहाँ तक तो आ गया, आगे भूल गया था. What is OAD? ऑप्टिक तो मुझे याद था. इट्स लाइक ऑप्टिक एट्रोफी तक तो है. आई फॉरगॉट द डी पार्ट. दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, एट्रोफी. आई फॉरगॉट द डी, सॉरी गाइस, वो फिर देख लेंगे. So this is Wolfram syndrome. Again, this is not going coming exam. They love to put some fancy. Sorry, yeah. Anyone? किसी की आवाज आई थी, लेकिन I was not able to hear what they're trying to say. Deafness. Zahra, thank you so much. मैंने भी chat box से देख लिया. Thank you guys. Yeah. Optic atrophy and deafness. Yeah. The D was deafness. Yeah. ठीक है. अच्छा, इसकी ना वो इस तरह की कॉलेज कम देते हैं, ज्यादातर ना वो ये देते हैं. दे लव टू आस्क दिस वन, जो आपका नेफ्रोटिक वाला है, उसमें आपको हमेशा कोई ना ये इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे या फिर लिथियम देंगे. ये 2 क्लिंचेस हैं आपके ये वाले नेफ्रोजेनिक वाले में, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, लेकिन ज्यादा वो हाइपरकैल्सीमिया आपको देते हैं. एंड दे लव टू गिव लिथियम, जिससे आप पीछे हमने किया था ना, उसमें SSRIs, ट्राइसाइक्लिस, कार्बामाज़ेपिन, दे लव टू गिव दैट. सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आरसीपी को पसंद है, तो बस जब उनको पसंद है then हमें भी पसंद है. सो लेट्स रिमेंबर दो स्टफ. ठीक है, बिकॉज दीज क्लूज विल बी इन द एग्जाम एंड यू बी एबल टू पिक डायबिटीज इंसिपिडस. अब इस वाला पेशेंट भी कैसे आएगा? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया चल रहा होगा. ठीक है, एंड यू हैव टू पिक क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक, और नेफ्रोजेनिक में ऑलवेज लुक फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लुक फॉर योर ड्रग्स. ठीक है, और यहाँ पे ऑल योर हेड प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन. Now talking about how the patient will present on the labs, उसका total opposite है. Okay, now it's you don't have that antidiuretic.
सो एंटी डायल्यूट नहीं है, डायलिसिस हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग आउट, सो द वाटर इज गोइंग आउट। तो आपकी बॉडी का जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ गया है, क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो रहा है, सोल्यूट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। ऑल द वाटर इज गोइंग आउट, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पिछले वाले कंडीशन में द वाटर वाज इन, इट वाज डाइल्यूटिंग, देयर वाज हाइपोनेट्रीमिया, ओवर हियर यू विल हैव योर हाइपरनेट्रीमिया, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी हाई यूरिन वॉल्यूम। सो इफ यू रिमेंबर, एक एंजाइम का वो काम क्या करता है, आपका हार्मोन, तो जब उसकी डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस होगा, यू विल बी एबल टू पिक दीज clues, and on the basis of these lab you have to pick either SIADH or SSDI। ठीक हो गया? Okay, if the cause is nephrogenic, so you treat with thiazides and low salt protein diets. If it's central, it can be treated with desmopressin। सही। अब जो एग्जाम वाले हैं लोग, वो ये वाला काम कम पूछते हैं, दे विल आस्क यू अबाउट दिस स्टिमुलेशन टेस्ट, दिस इज समथिंग दे लाइक टू आस्क। ठीक है, एडी स्टिमुलेशन टेस्ट, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, यू बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन योर डायबिटीज इंसिपिडस, क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक। तो आपने क्रेनियल और आपकी किडनी की जो डिफरेंसेस है ना, वो आपको इस टेस्ट से पता चलेगा। Good। अच्छा, इसके ना आगे हमने ना वाटर रिप्रेशन टेस्ट भी करना है पॉलीडिप्सिया का, वो यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा। सो लेकिन फिर भी अगेन, सो यू चेक योर यूरिन ऑस्मोलैरिटी डेस्मोप्रेसिन देने से पहले भी और बाद में भी। ठीक है, अगर तो आपका सेंट्रल है ना, इसका मतलब है कि देखिए ऊपर से तो बन नहीं रहा, सही है, पहले आपका यूरिन क्या था, यहाँ पे क्या चल रहा है, लो उसको ऑस्मोलैरिटी, लेकिन अब आप डेस्मोप्रेसिन दिया तो आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने काम करना शुरू कर दी ना, वाटर अंदर आना शुरू हो गया। पर अगर नेफ्रोजेनिक होगा तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किडनी तो वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बेशक वो इंटरनल हो, एक्सोजिनस हो या एंडोजिनस हो, एडीएच, क्या फर्क पड़ रहा है किडनी को। ठीक है, सो किडनी वाले में आप डेस्मोप्रेसिन दो तो भी आपके यूरिन की ऑस्मोलैरिटी में फर्क नहीं पड़ रहा। पर अगर सेंट्रल आपका सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, जिसके अंदर आपका ये वेसोप्रेसिन था ही नहीं आपके पास, ठीक है, तो जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो वो इसका मतलब है काम करना शुरू हो जाता है, वो आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, और किडनी तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आपका यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर फिर आपकी बढ़ जाएगी, अदरवाइज इट्स वेरी हाई, लो सॉरी, उल्टा हो गया था, लो होती है, इसको देने से बढ़ जाती है। और किडनीज पे चूंकि वो काम ही नहीं कर रहा, उसके वहां पे रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द यूरिन ऑस्मोलैरिटी। सो दिस इज समथिंग दे आर गोइंग टू आस्क, मे बी द, ये आपको पता होना चाहिए, यू नेवर नो, दे मे आस्क दिस, बट डेस्मोप्रेसिन स्टिमुलेशन टेस्ट उन्होंने 100% आपसे पूछना ही पूछना है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी पेशेंट अगर पॉलीडिप्सिया के साथ आता है ना, तो उसमें हमने ये तीन काम करने हैं, कि वो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया है, क्रेनियल है या नेफ्रोजेनिक है, उसमें भी ना ये वाटर डिप्रेशन टेस्ट आता है। लेकिन मजे की बात है कि इस वाटर डिप्रेशन टेस्ट के अंदर आपका डेस्मोप्रेसिन का रोल भी आता है, यू हैव टू गिव बोथ थिंग्स। ठीक है, इसमें बंदे को आपने रखना है अपने पास, ये दिस इज नॉट एन आउट पेशेंट थिंग, यू हैव टू कीप द पेशेंट इन, यू डू नॉट गिव द पेशेंट वाटर एट ऑल। ठीक है, यू डिप्राइव द पेशेंट, नाम है ना, उसका नाम ही काफी है, वाटर डिप्रीविएशन टेस्ट, यू डिप्राइव द पेशेंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो कोई भी पेशेंट जो पॉलीडिप्सिया के साथ आ रहा है, उसके अंदर हमने ये टेस्ट करना है। एंड हाउ यू डू यू दिस, यू डोंट गिव द पेशेंट द वाटर एंड यू वेट। बेसिकली हम इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं, हमने पहले भी चेक करना होता है, और फिर हमने इसमें वेट करना है, देन वी गिव डेस्मोप्रेसिन, और उसके बाद भी चेक करना है, ऑलमोस्ट सेम एज पिछले टेस्ट के, को खास फर्क कोई नहीं है, बस इसमें चूंकि एक नई बीमारी डाल दी दिस वन, तो उसको हमें कोरिलेट करना है। तो यू शुड नो कि शुरू में आपका प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैसे थी। ठीक है, और जब हमने वेट किया, अच्छा थोड़ा 2-3 घंटे आप सही वेट करते हैं लंबा, कि मतलब उसका इतना हो जाए कि उसका वेट पॉइंट्स में ना कुछ वेट चेक करते हैं, वो कम होता है, उस टाइम पे आप उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं, और फिर आप उसको देते हो डेस्मोप्रेसिन, और फिर आप दोबारा चेक करते हो। अब नॉर्मल में क्या हो रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ऑल गुड। ठीक, साइकोजेनिक पॉलिप्सी में क्या होता है, क्या इसमें आप पानी पीते रहते हो, बस आपको एवी प्यास लग रही है, आप ड्रिंकिंग वाटर 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 पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पता है पानी इनटेक है तो आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आप साइकोजेनिक पॉलिप्सिया है क्या, तो सिर्फ साइकोजेनिक फंक्शनल प्रॉब्लम है, यू ड्रिंकिंग वाटर विदाउट एनी रीजन, दिस ड्रिंकिंग इट, सही। अब इसमें क्या है, योर फाइनल यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या है, मोर देन 400, और इवन आफ्टर गिविंग दिस इट्स मोर देन 400, फर्क को नहीं पड़ा। ये फर्क कहाँ आता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था आपके नेफ्रोजेनिक और क्रीनल डायबिटीज इंसिपिटस के ऊपर, सही। सो
नॉर्मल, और इसके अंदर क्या है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। सही। डेस्परेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बजाते खुद एडीएच में तो मसला ही कोई नहीं था, वो तो सिर्फ पानी का मसला था। क्लियर। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन स्टेज डाइल्यूट ओवर है, इधर भी इट स्टेज डाइल्यूट, बट द फर्क इज ओवर हेयर। ठीक है। इन ओवर हेयर तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेफिशिएंसी थी ना, उसको देने से काम हो गया। लेकिन यहाँ पे तो किडनीज पे काम ही नहीं करा, तो नीचे वाले में देयर विल बी नो रिस्पॉन्स एट ऑल। तो ये और जो पिछला रहा तकरीबन बहन भाई हैं, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने बीच में ये साइकोजेनिक पॉइंट से डाल दी, इसमें आप पानी पीते जा रहे हैं। ठीक। दिस इज ऑल अबाउट आवर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी में हमने काफी अच्छी डिस्कशन कर ली। सो वी कवर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंटीरियर पिट्यूटरी के मसाइल भी हो गए और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, इन्हीं में से सवाल आते हैं, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। दिस इज मोर देन एनफ। मतलब टॉपिक में मजीद आप कुछ पढ़ लें, लेकिन होता है ना बाकी चीजें, जिस तरह वो ऑक्सीटोसिन के मसाइल, ये वो वाले कोई खास क्वेश्चंस कोई नहीं आते आपके एग्जाम में। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दीज आर द ओनली कंडीशन दैट यू शुड नो। तो प्रोलेक्टिन, एक्रोमेगली वगैरह, एडीएच के हवाले से, एसआईएडीएच, ये सॉरी जो हमने क्या किया, डायबिटीज इंसिपिडस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टफ दैट यू शुड नो। So jumping from another one gland to another. So now we are jumping towards our adrenal functions. So again, adrenal function में भी बहुत कुछ चल रहा है. So much going on in this small little gland which is present on top of your kidneys. अब यहाँ पे क्या चल रहा है? So a little bit of anatomy आपकी किडनी के ऊपर ये पड़ा हुआ है. It's a little bit on structures. You have your GFRs, याद रखें, glomerulosa, your fasciculatus, your reticularis. इसमें ये आपके हार्मोन्स है. बेसिकली हमें तीन बातें याद रखनी है. मिनरलोकोर्टिकॉल के मसाइल, ग्लूकोकोर्टिकॉल के प्रॉब्लम्स एंड एंड्रोजेंस। ठीक है। ये देखना है। सही। तो दीज आर द डिजीजेस, जब ये हिलेंगे, ज्यादा काम हो रहा है, तो हमारी आगे सारी पैथोलॉजीज आ रही हैं। सही। सो रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल इज स्टिमुलेटेड बाय एसीटीएच, और नॉट जस्ट एसीटीएच, इवन ये। ठीक है। आपका एसीटीएच जो है ना, आपके एंड्स पे भी काम कर रहे होते हैं, आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स पे भी काम कर रहे होते हैं। ठीक। एसीटीएच है, दोनों पे काम कर रहे होते हैं। जबकि आपको जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है वो आपके रास पे चल रहा होता है, जो आपका रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है। ठीक। और जो आपका मेडुला है, जो कि कैटेकोलमिन्स बना रहा है। सो आपकी चार मोटी चीजें निकल रही हैं फ्रॉम जो ग्लैंड्स। सो एड्रिनल ग्लैंड, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्लैंड बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड विद वेरी सीरियस इंप्लीकेशंस। अब इंप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले तो आपका प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है। एल्डोस्टेरोन बढ़ गया है। तो जस्ट टू नो योर बेसिस, एल्डोस्टेरोन करता क्या है? अभी आप सोच भूल जाए कि हाइपर है कि हाइपो है। सिंपल, एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी में निकल रहा है, इट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर एड्रिनल्स। व्हाट डज इट डू? इट कीप्स द सोडियम इन एंड इट पुशेस द पोटेशियम आउट। सोडियम को अंदर रखता है और पोटेशियम को बाहर फेंकता है। जब सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम से हमेशा पानी अंदर आएगा। ठीक है। सो वाटर इन, सोडियम इन एंड पोटेशियम बाय, दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब आप सोचिए कि वो बढ़ गया है, so we will have hypokalemia and hypernatremia just to know the aldosterone functions. ठीक है। मोटी मोटी बातें आपने तो सुना होगा, कॉन्स डिजीज, वो भी इसी एक टाइप है। ठीक है। सबसे कॉमन क्या है? यू हैव बायलेटरल इडियोपैथिक एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। दूसरी कॉज क्या होती है? एड्रिनल एडिनोमास। एड्रिनल एडिनोमास को ही हम कहते हैं वो कॉन्स डिजीज। ठीक है। लेकिन आप इस नाम से जाना जाता है ये। और इसके अलावा यूनिलेटरल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, इसके बारे में कोई नहीं पूछतेगा। आपको सिर्फ ये टॉप दो कॉजेस पता होना चाहिए कि आपका प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्यों हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? दोनों ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया होगी, या फिर कोई एडिनोमा पड़ गया। सही। तो यू नो द कॉज। अब फीचर्स क्या होंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइपोक्लीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम अंदर से पानी में अंदर के लिए, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, आपका एल्डोस्टेरोन लेवल्स आर हाई, यूरिन इज लो, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक है ना, वो फिर कम होना शुरू हो जाता है। सही। सो ये जो टॉप की दो है ना हमारे इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने याद रखना है। दिस इज गोइंग टू बी इन योर सिनेरियो एंड यू हैव टू पिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इफ यू सी दीज टू ऑप्शंस ओवर हियर। अच्छा, हर किसी का ना जो फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है ना, वो आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट लाइन टेस्ट है, दैट इज जो एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो। आप ये सोच रहे होगे कि इनमें से कुछ होगा बेसिकली, लेकिन इट्स नॉट दैट, इट्स दिस वन।
फर्स्ट लाइन क्या है? फॉर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इट्स योर एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो। ठीक, अगर वो आपका खराब आ जाता है तो फिर आपने ढूंढना है कि मसला किधर आ रहा है, देन यू डू योर सीटी स्कैन्स। ठीक, ये जो एड्रिनल वेन सैंपलिंग है, ये हम दोनों तरफ से सैंपल करते हैं और वहां से देखते हैं कि वहां पे क्या क्या हालात है। ठीक है, वो आपको बताता है कि यूनिलेटरल या बायलेटरल है, कहाँ पे मसला चल रहा है। सही, कि यहाँ पे मसाइल है ना, यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है। सो अगेन एक्सपर्ट थिंकिंग फॉर अस इन आवर एग्जाम एमआरसीपी पे हमें सिर्फ बेसिक बात याद रखनी है। वो आपसे पूछेंगे फर्स्ट लाइन टेस्ट कौन सा है एंड व्हाट विल यू पिक, खामोशी के साथ यू विल पिक योर aldosterone renin ratio. That is the most important first line test for your primary hyperaldosteronism। और दो कंडीशन थी, बायलेटरल हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा, जिसको हम कौन से कहते हैं? रिमेंबर, हाइपोक्लेमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। ये आपके क्लिंचेस होंगे उसके अंदर। ठीक, अब इनका करना क्या है? इफ दिस एडिनोमा यू डू सर्जरीज, और अगर आपका ये हाइपरप्लेजिया बायलेटरल तो फिर आप क्या करोगे? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोलेक्टोन, दे लव टू आस्क दिस वन। ठीक है, अगर कोई ड्रग ट्रीटमेंट पूछनी है आपने, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट स्पाइरोलेक्टोन, रिमेंबर दिस। सही है, यही दो आपकी कॉमन कॉजेस थी, इन्हीं का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। दिस इज सर्जरी एंड दिस इज स्पाइनोलेक्टोन, रिमेंबर योर ड्रग्स। ओके, नाउ यू हैव योर एडिसन। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, एडिसन बेसिकली क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज। सो जब भी कोई ऑटोइम्यून डिजीज होती है ना एक, तो कोई ना कोई, इट कुड बी एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक डायबिटीज, कोई ग्रेव, मतलब कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज इकट्ठी आ जाती है। सही है, एनी हाउ, सो कमिंग टूवर्ड्स आवर क्या नाम है, एडिसन डिजीज, इसमें कॉजेज क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें टीबी कॉज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में ऑटोइम्यून कॉजेज है। ठीक है, सो यूके अगर हम प्लान करें जाने के लिए, तो रिमेंबर वो देयर इट्स ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन यूके। ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारी तरह के, तो दैट इज ट्यूबरक्लोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। और ये जो वाटर फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम है ना, मेनिंगोकॉक्सल सेप्टिसीमिया, दे आल्सो लव टू आस्क दैट। तो ये जो मैं हाईलाइट करती हूँ, दिस इज समथिंग दैट दे लाइक टू आस्क, सो रिमेंबर एटलीस्ट दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, सो कॉजेस का हमें अंदाजा हो गया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है आपकी पूरे ग्लैंड की। ठीक है, कॉजेस का हमें अंदाजा हो गया। अब हाउ डू दे प्रेजेंट, उनको होगा क्या? यहाँ पे आई ट्राई टू पुट दिस पिक्चर सो दैट यू कैन रिमेंबर। सो अब इसके अंदर ना सारे मसाइल हो रहे हैं। आप हाइपर सारा कुछ है ना, मतलब आपका पूरा एड्रेनलिन उड़ गया, तो आपका जो कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी, तो उनके मसाइल भी शुरू हो जाएंगे। आपके जो मिनरल कॉर्टिकॉइड खराब हो रहे हैं, उनके मसाइल भी शुरू हो जाएंगे। सो यू विल हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट हार्मोन डेफिशिएंसी। सो यू हैव योर लेथर्जी, वीकनेस, एनर्जी, वॉमिटिंग, हाइपर, अच्छा हाइपरपिगमेंटेशन, जैसा ये नजर आ रहा है आपको बक्कल और ये क्रीसेस की, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो नॉर्मली होता है कि जो आपकी मेलानोसाइट्स है ना, उसका काम है ये पिगमेंट बनाना। तो जो मेलानोसाइट्स आर ट्रिगर्ड बाय एसीटीएच लेवल्स। अब हमें पता था ना कि एड्रिनल ऊपर से एसीटीएच आता है, वो एड्रिनल से काम करता है तो फिर आगे निकलता है। अब एड्रिनल काम ही नहीं कर रहा। अब एसीटीएच को तो नहीं पता, सॉरी पिट्यूटरी को तो नहीं पता ना, वो तो भेजी जा रहा है सिग्नल कि यहाँ पे हमारे पास बॉडी में हॉर्मोन्स कम है, वो ऊपर से भेजी जा रहा है, भेजी जा रहा है, लेकिन एड्रिनल तो ज्यादा खुद उड़ा हुआ है, वो तो कुछ निकल ही नहीं रहा ना। लेकिन एसीटीएच आपका बड़ा होता है। अब वो जो एसीटीएच है वो तो बड़ा हुआ है, वो एड्रिनल पे तो काम कर नहीं रहा, वो क्या करता है, वो मेलानोसाइट पे जाके काम करना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव योर हाइपरपिगमेंटेशन। तो जब आपको होता है ना, अभी तो हमारी प्राइमरी थी ना, अगर आपको सेकेंडरी हो ना मसला, कि प्रॉब्लम कहीं और है, तो उसमें आपका ना पिगमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेस में। ठीक, अब जहां पे एसी की वजह से ये सारा मसाइल हो रहे हैं, उसके अंदर ये मसाइल होगा। ठीक है, जैसे सब टू रिमेंबर, तो ये आपको ना क्लिनिकली भी अच्छा है। उस पे आपको ऐसे पाम्स पे ये मिलेगा हाइपरपेटेशन, ये ऊपर ना बकल, बकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बकल जरूर मुंह में दिखा करें when you examine the patient, just put a torch in your oral cavity as well. So palms and buccal hyperpigmentation, आप जब भी आपको नजर आए तो आपकी डिफरेंसेस में एडिशन आ जाना चाहिए। हाइपोटेंशन, हाइपोग्लिसीमिया, ये सारा कुछ आपका हो रहा है जब आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स गिर रहे हैं। ठीक है, आपका एल्डोस्टेरोन नहीं है अब। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या था? सोडियम अंदर आता था ना और ब्लड प्रेशर बढ़ाता था। अब तो वो है नहीं, तो आपका सोडियम कम हो रहा है और आपको हाइपोटेंशन हो रही है। पीछे क्या था? हाइपरकलीमिया, सॉरी हाइपोकलीमिया। इसमें क्या? हाइपरकलीमिया, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया इन दोनों का। समझ आ रही है आपको गाइस? तो आपने अपने पोटेशियम सोडियम पे बहुत गौर से देना है क्या चल रहा है, उसके लिहाज से आपका डायग्नोसिस होगा।
ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम कम सोडियम ज्यादा, हाइपरटेंशन उधर ऑपोजिट हो गया, ये बढ़ गया और ये दोनों कम हो गए, जैसे आपको यहाँ नजर आ गया। अब जो कि स्टेरॉइड्स के मसाइल है, आपका कोर्टिसोल भी खराब है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो जब भी आपको एडिशन का पेशेंट आएगा ना, तो वो ऐसे आएगा, ब्लड प्रेशर भी कम, ग्लूकोज भी कम। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें अब ठीक करनी पड़ती है, हाइपोग्लाइसीमिया भी ट्रीट करना होता है तो हाइपोटेंशन भी ट्रीट करना हो रहा होता है। ठीक है, सो एंड इवन कोलैप्स, अगर क्राइसिस में चला गया पेशेंट फिर तो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू कीप एन आई आउट, क्योंकि इस पर ट्रीटमेंट बड़ा फर्क है। आप जितने मर्जी फ्लूइड देते रहें, ग्लूकोज देते रहें, जब तक वो स्टेरॉइड नहीं मिलेगा ना, इस पेशेंट ने वापस नहीं आना। तो जब भी आपको लगे ना कि हम फ्लूइड्स भी दे रहे हैं, ग्लूकोज भी दे रहे हैं, फिर भी चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, तो ऑलवेज थिंक ऑफ एडिसन एंड गिव स्टेरॉइड्स, थिंग्स विल गेट बेटर। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हाइपोनेट्रीमिया बिकॉज ऑफ मिनरल, ये भी एल्डोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, ये आपके ग्लूकोज की वजह से हो रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। I hope this is clear. So whenever you have your primary causes, you will also have pigmentation as well. Now this is very important. Uh, the testing. So इस पे टेस्ट क्या है? You do a ACT stimulation check, जिसको आप बोलते हैं synectin test. ठीक है? तो इसमें हमने करना क्या है? ये तो आपने दे दिया, synectin दे दिया, लेकिन उसको देने से पहले और बाद में आपने कोर्टिसोल लेवल पे नजर रखनी है। ठीक? Fair enough? Just give me a second. I have a sip of water, please. Just 1 second. Thank you guys. So now you know your Edison, you know the causes, you know how the patient presents, you know your lab values, now you investigate, you do your synectin test. This is the gold standard, remember. ठीक है, जो पीछे हमने किया था हाइपर में, उसमें कौन टेस्ट करे थे, वी विल डू इन द रेशो एल्डोस्टेरोन एडेनिन। ओवर हियर दिस इज योर इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड, डू योर सिलेक्टिन टेस्ट। आपने वो देना है सेलेक्टेड, और आपने कोर्टिसोल लेवल देखना है पहले भी और बाद में। सेलेक्टिन बेसिकली ना जिस तरह एसिडिक होता है ना, उससे मिलकर काम करता है, जिस हाउ द एसिडिक वर्क्स, दैट्स व्हाट सेलेक्टिंग इज। सो नॉर्मल क्या होता है, आपका कोर्टिसोल बढ़ना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपका एड्रेनल इनसफिशिएंसी होती है, देयर इज ब्लंटेड रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज हाउ यू नो। ठीक है, नॉर्मली वो आपसे इतनी बातें नहीं पूछते कि वो रिजल्ट्स क्या होंगे, नॉर्मली वो आपसे ये पूछते कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन टेस्ट एंड यू जस्ट पिक योर शो टाइपिक्स टेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी ऑटोसोमल, autosomal carriers, autoimmune disease, or members of autoantibody, that is 21 hydroxylase. See? And if an ACD stimulation test is not readily available, then you do your 9 a.m. serum cortisol levels. That can be useful as well. आप सुबह सुबह जब कोर्टिसोल भेजते हो, क्योंकि दैट्स द टाइम सबसे अच्छा आपका कोर्टिसोल निकलता है सुबह के टाइम पे। ठीक है, अगर तो इट्स गुड, तकरीबन 5-6 तो उसका ऐसा वैल्यू होता है, इसका मतलब है कि आपका एड्रेनल इनसफिशिएंसी नहीं है। अगर इट्स लो, देन ऑब्वियसली देन यू हैव योर adrenal insufficiency। सही, सो रिमेंबर इन शॉर्ट, इसको जरा अगर हम करें नटशेल में करें, तो नटशेल इज दैट यू डू योर 2 टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, शॉर्ट सिनेप्टिक, अवेलेबल नहीं है, यू डू योर मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल्स, बस ये 2 आप नाम याद रख लें। सही, इसमें वो लेवल्स कितने हैं, कोर्टिसोल 400 है, 500 है, उसको क्या बना, ये आपसे नहीं पूछेंगे। दे विल जस्ट आस्क यू द फर्स्ट लाइन एंड दे विल गिव यू ओके, कोई ऐसा प्राइमरी सेटअप है जहाँ पे ये टेस्ट नहीं है, देन व्हाट यू डू योर कोर्टिसोल लेवल, दैट्स इट। यहाँ तक कहानी खत्म। Now, this is very important. Your treatment. Now, these patients need lifelong both hydrocortisone and fludrocortisone. ठीक है, अब इस पेशेंट को जब आपने घर भिजवाना है ना, तो आपने बहुत लंबी इंस्ट्रक्शन देके भिजवाना है कि कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई इलनेस हो, खुद ही उनको समझाना होता है कि आपने अपनी स्टेरॉइड्स की डोज बढ़ा देनी है। ठीक है, ये डू यू ये 2 चीजें ना, ये आपको यूके में मिलती हैं। इन पेशेंट ना ब्रेसेस पहने होते हैं, अभी हम ना आगे ना क्राइसिस में डिस्कस कर लेंगे। तो दे हैव दीज कार्ड्स इन देयर वॉलेट्स कि स्पेशली स्टेरॉइड पे है, तो कि जब भी आप सडन स्टेरॉइड बंद करते हो ना किसी वजह से, तो दैट पेशेंट कैन गो इनटू क्राइसिस। कोई भी आपको सिस्टम को स्ट्रेस मिला, कोई इन्फेक्शन हुई, कोई इलनेस हुई, कुछ भी वजह हुई, तो यू कैन गो इनटू एडरिनल क्राइसिस। तो इस वजह से
यूके में देते सिस्टम विच दे गिव यू ब्रेसलेट्स। सो अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसको देख के बता सकते हो, उनके कार्ड्स पे लिखा होता है अलर्ट, सो यू नो, और आप फौरन बंदे को आईवी या आईएम जो भी स्टेरॉइड देना होता है वो आप दे देते हो, ठीक है। सो इसीलिए जब कुछ सर्जरी हो, कुछ सेप्सिस हो, उनको पता होता है, वो पहले बता देते हैं कि सर्जरी से पहले भी डोज बढ़ा दो, और कभी कभी ना वो खुद ही इलनेस रहा हो तो खुद बढ़ा देते हैं, तो देर वेरी मच ट्रेन्ड। लेकिन एज अ फिजिशियन वी शुड टेल देम, जब हम ही तय उनको कैसे पता चलेगा, ठीक है। So it's not just for the exam or when you do go to UK. If you're working here in Pakistan, so you keep your patients in Pakistan safe as well. So you do all these stuff, inshallah. ठीक है. Now this is very important. This is life-threatening condition. So adrenal crisis, एडिसोनियन क्राइसिस, सो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। अगेन जिससे हमने बात की, आमतौर पर ये सिनेरियो हमेशा ये देते हैं कि पेशेंट वाज ऑन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स। अब वो लाजमी नहीं कि वो सिर्फ एडिसन वाला बंदा ही जाएगा इसके अंदर, कोई और ऐसा मसला है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सो बीमारी है जिसमें वो ऑलरेडी स्टेरॉइड्स ले रहा है फॉर लॉन्ग टर्म। आप अगर सडनली उसको बंद करेंगे ना, दैट पेशेंट विल गो इनटू एडिसोनियन क्राइसिस। हाँ ये याद रखें, कुछ बीमारियां होती है सर, एजमा, सीओपी, जिसपे हमने शॉर्ट टर्म देनी होती है स्टेरॉइड्स, उसमें मसला नहीं होता। वो डोज जो कि इतनी लंबी एक्सेस में चल रही है कि आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एडल एक्सेस डिस्टर्ब होता है ना, उधर आपका एडिसोनिक क्राइसिस होता है, ठीक है। जहां आप सिर्फ 2-3 दिन के लिए लो डोज स्टेरॉइड दे रहे हो, उसमें आप एडिसोनिक क्राइसिस में परेशान ना हो। सो ये भी आपको रैश में पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम कहते हैं ना आहिस्ता टेपर करते हैं, वो डोज होती है कि खास इतने दिन की डोज थी, 60 mg से ज्यादा थी, 2 हफ्ते के लिए दे थे, देन यू टेपर फॉर। अगर आप 40 mg दे रहे हैं 4 दिन के लिए, तो उसको क्या टेपर करना है, उस पर टेपरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो रिमेंबर दीज रैशनल्स की पेशेंट को खराब करने की जरूरत नहीं है, काउंट करा कि आज मैंने 4 गोलियां खानी है, मैंने 2 गोलियां खानी है। तो ऑलवेज नो दिस फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, कि कब टेपर करनी है और कब टेपर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो know your doses, know your days for how long the patient is going to be on steroids, and according to that we will do the tapering. Otherwise there is no need to do tapering if you're giving low dose for few days, okay. And coming back to this, so whatever XYZ disease they have and they are having steroids and you stop them, and this is what is going to happen: confusion, syncope, lethargy, conversions, hypertension, tachycardia, hypothermia, hyponatremia, hyperkalemia, hypoglycemia, जो हमने already डिस्कस की, ठीक है। ग्लूकोज भी बेसलाइन है, प्रेशर कोई नहीं है, फ्लूइड्स आप दे ही जा रहे हो, ग्लूकोज ठीक कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट आपका खराब हुए हुए हैं, ठीक है। तो जब तक आप ये अपना स्टेरॉइड्स नहीं दोगे, पेशेंट वापस नहीं आएगा। तो इस पे 2 काम करने हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन आपने देनी है फौरन, and you give your fluids. And obviously, if the patient is hypoglycemic, you add your dextrose as well. ठीक? So remember this Edensorian crisis. A patient अगर आपके ER में आया है, या क्लिनिक्स में तो है कम ही लैंड होगा, ER में ज्यादा लैंड होते हैं ऐसे पेशेंट्स। बट इफ यू हैव अ स्टेबल पेशेंट, इफ यू डायग्नोज एडिसन डिजीज, तो आपने उसको एजुकेट जरूर करना है, सेफ्टी जरूर करनी है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो इवन पाकिस्तान वी कैन डू दिस ट्रेंड ऑफ गिविंग कार्ड टू द पेशेंट, ठीक है। और उसको बता दें कि जब भी हॉस्पिटल जाएं तो उनको बताएं कि मुझे ये मसला चल रहा है, सो द पेशेंट और द न्यू डॉक्टर नोज के वी हैव टू पुट स्टेरॉइड्स ऑन होल्ड, सामने रखा हुआ मैं तैयार करके, ठीक हो गया। ओके, अब कुशिंग अगेन, सबने आई थिंक कुशिंग, नथिंग न्यू ओवर हियर। कुशिंग की जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज ट्रिकी। सो हम ये वाली थोड़ा सा जल्दी से निकाल देते हैं। अब कुशिंग में क्या हो रहा है, इसमें आपका एक्सोजेनस कॉजेज ऑफ कुशिंग जो है, इसमें स्टेरॉइड्स है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। अब जो एंडोजेनस कॉजेज में 2 बातें, या तो एसीटी डिपेंडेंट है, या पे वो एसीटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। स्टेरॉइड जो हम बाहर से दे रहे हैं वो तो एक कॉमन कॉज थी। अदरवाइज उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, वो है आपकी एसीटीएच डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट कॉजेज। एसी डिपेंडेंट कॉजेज क्या है, या कुशिंग डिजीज, ठीक है, जो पिट्यूटरी के मसाइल है, द रेस्ट सिंड्रोम, बट द स्पेसिफिक पिट्यूटरी प्रॉब्लम इज डिजीज। एक्टोपिक, अगेन वी डिस्कस दैट इन आवर पैन न्यूप्लासिया सिंड्रोम इन रेस्पिरेटरी, ठीक है, कि आपकी जो कैंसर है वो निकाल रहे होते हैं। सो यू हैव योर पिट्यूटरी ट्यूमर दैट इज प्रोड्यूसिंग एसीटीएच, एंड यू हैव योर एक्टोपिक। अब ये है आपके इंडिपेटिक, जिसमें आपके स्टेरॉइड्स थे और आपको एड्रीनल एडिनोमास थे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन, और इन सबको ना डिफरेंशिएट करने की बहुत लंबे लंबे टेस्ट भी हैं, वो हम आगे करते हैं। अच्छा, पेशेंट आता कैसे है, कैन आई थिंक एवरीवन नोज दिस, प्लेथोरिक मून, सेंट्रल ओबेसिटी, ग्लूकोज आपकी खराब होती है, ब्लड प्रेशर आपका बेकाबू होता है, स्ट्रायस पर्पस स्ट्रायस आपकी टमी पे होंगे, ब्रूजेस होंगे, प्रॉक्सिमल मायोपैथीज, हिस्टोरिज्म है, तो ये सारा कुछ
लेकिन जो ग्रीन डब्बे में चीजें लिखी हुई ना, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी प्रेजेंट इन योर सिनेरियो, इससे आपने पकड़ना है। ठीक है, ये प्लेथोरिक मून, सेंट्रल बेसिटी, ये जरूर देना है। ग्लूकोज और हाइपरटेंशन की खराब हो रही होगी, दूसरा ये देते हैं अक्सर। ठीक है, सो दीज आर द साइज सिम्टम्स, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नथिंग रॉकेट साइंस ओवर हियर। सो दिस इज हाउ द पेशेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम विल प्रेजेंट। लेकिन इससे ज्यादा वो आपसे ये पूछेंगे इन्वेस्टिगेशंस। नाउ दीज आर, दिस इज ट्रिकी। आपको सिर्फ मोटिवेटेड टेस्ट बताना चाहिए। अब हमने सबसे पहले कंफर्म करना है इसको कुशिंग है कि नहीं, पहला स्टेप। ठीक है, उस स्टेप के अंदर आपके पास 3 टेस्ट हैं मजीद। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू डू द टेस्ट टू कंफर्म कुशिंग। उसमें आपके पास सबसे ऊपर क्या है, ओवरडोज लो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। सही है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। आप इसको देते हो डेक्सामेथासोन, और उसके बाद आपका सुबह के टाइम पे आके उसका कोर्टिसोल देखते हो। नॉर्मली आपका कोर्टिसोल स्प्रेस हो जाना चाहिए। कुशी में क्या होता है, आपका कोर्टिसोल स्प्रेस नहीं होता। सही है, सो दिस इज द रैशनल बिहाइंड इट। सो यू हैव योर कुशिंग डिजीज, आपको शक है, आपने सोचा हो सकता है ये हो, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंफर्म करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ओवरडोज लो डेक्सामेथासोन टेस्ट, ये हो गया। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल। ठीक है, ये भी हम 2 सेपरेट पेजेस पे करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके यूरिन में कोर्टिसोल नहीं होना चाहिए, पर कुशी में क्या होता है कि आपके यूरिनरी कोर्टिसोल एलिवेट होंगे। सिंपल। और तीसरा टेस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो क्या है, बेड साइड सिलिवरी कोर्टिसोल। इसमें भी अगेन यू डू योर 2 सैंपल्स। सही, और कुशी में क्या होगा, एलिवेटेड लेट नाइट कोर्टिसोल लेवल्स। बेसिकली वो आपका डायट रीजन देते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर कोई जिम है फ्रीक, एनीवन हु लाइक्स टू वर्क एंड ऑल, सो दे ऑलवेज सजेस्ट टू डू वर्कआउट्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम आपका कोर्टिसोल सबसे अच्छा निकल रहा होता है, एंड दैट हेल्प्स यू विद दैट वेट रिडक्शन एंड ऑल। सो व्हेनेवर वी सजेस्ट टू एनीवन कि आपने वर्कआउट करना है, वॉक्स करनी है, तो वी ऑलवेज सजेस्ट टू डू इन द मॉर्निंग। सो इसलिए हमने सारी चीजें ना मॉर्निंग में टेस्ट करें हैं, कि स्टिमुलस हम रात को दे रहे हैं, चेक हम सुबह मॉर्निंग में कर रहे हैं। और ये थोड़ा डिजीज की बात है ना, एक इसकी रैशनल ये है कि जो जो लोग वेट रिडक्शन में काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, इफ दे डू दैट इन द मॉर्निंग, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु डूइंग ऑल दिस स्टफ इन द इवनिंग। तो अगेन समथिंग टू कंसिडर, टू नो योर फिजियोलॉजी टू हेल्प यू बेटर। सो बेसिकली कहानी क्या थी कि हम इन्वेस्टिगेट करते थे क्वेश्चन को। आपने सबसे पहले कंफर्म करने वापस 3 ऑप्शन है, यू डू योर डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, यू डू योर 24 यूरिनरी कोर्टिसोल, और यू डू योर सिलिवरी कोर्टिसोल। सबसे पहले आपसे उन्होंने पूछा, पहली बात है यहां तक आपको पता चाहिए, दिस इज द सबसे अच्छा सेंसिटिव टेस्ट, टॉप वाला। अच्छा, किसी भी टेस्ट से आपने कंफर्म कर लिया, अब लाजमी नहीं कि आपने तीनों करने होते हैं, किसी एक से भी आप कंफर्म कर सकते हो। ये सिर्फ 3 ऑप्शंस है कि एक अवेलेबल नहीं, दूसरा कर लो। ठीक है, सो यू डू एनी वन ऑफ दीज, एंड दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव, टॉप वन, इसलिए आपने टॉप वाला याद रखना है। अब यहां से तो आपने कंफर्म कर लिया, अब हमें इसको लोकलाइज करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू लोकलाइज कि मसला क्या आ रहा है, किधर का मसला है। ठीक है, कोई पिचूटी से निकल रहा है, एक टॉपिक है क्या मसला। अब उसके लिए आप क्या करते हो, यू हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। सही, क्या करना है, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। और आपने ये करने के पहले और बाद में भी आपने एसीटीएच और कोर्टिसोल लेवल्स देखने होते हैं। सही, अगर आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन दे दिया और आपका कोर्टिसोल कुछ भी सप्रेस नहीं हो रहा, सॉरी, कोर्टिसोल सप्रेस हो रहा है और ये नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, Cushing syndrome due to other causes. So your cortisol is not depressed, but your ACT is depressed. ठीक है, that is your adrenal. दोनों का suppress हो गया, that is your pituitary. सही, और अगर नहीं हो रहे इसका मतलब ectopic. So समझे कि दो नहीं हो रहे, दोनों हो रहे हैं और बारी बारी हो रहे हैं। तो इससे आपकी ना 3 मोटी कॉजेज निकल जाती हैं। सही है, या वो एड्रिनल है, या वो पिट्यूटरी है, या वो एक्टोपिक है। ये 3 ही लोग हमने पढ़ा था ना पीछे, जो हमने किए थे कॉजेज एसिडिटी डिपेंडेंट वाले। ठीक है, सो यू डू योर कंफर्मेशन टेस्ट, तीनों में से आपने इन तीनों में से एक करना है, ऊपर सेंसिटिव है। देन यू डू योर लोकलाइजेशन टेस्ट, उसमें कौन सा करना है आपने, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। सही, डेक्सा दिया पहले और बाद में आपने एसीटीएच और कोर्टिसोल देख लिया। सही, कोर्टिसोल इज नॉट सप्रेस्ड बट एसीटीएच इज सप्रेस्ड, इसका मतलब एड्रिनल है। दोनों सप्रेस हो गए, इसका मतलब ऊपर का मसला है। कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं और, चौथे महीने से कहीं और से निकल रहा है आपका एसीटीएच। ठीक है, फेयर एनफ।
इसके अलावा वैसे उन्होंने जो हमारे पास मेडिसिन है उसमें उन्होंने एक वो CRH जो होता है ना, आप ऊपर से जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, वो टेस्ट भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा वो पेट्रोजल साइनस का जो आपके मुंह पे साइनस पड़े नहीं हुए, तो यू डू योर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग एज वेल। मतलब अगेन वो आपसे पूछते तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे सैंपल भी लेना होता है, इधर फेस भी करना होता है, फिर दोनों का रेशियो देखना होता है। सही। और ये बेसिकली ना पिट्यूटरी के लिए होता है, पर इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे उन्होंने जो पूछना है ना, ये लो डोज है इसके लिए, और इसके लिए हाई डोज है, और उस पे ये 3 ऑप्शन, बस ये डब्बा यहाँ पे याद रखना है। नाउ यू हैव योर फियोस। तो फियोस क्रोमोसाइटोमा, अगेन वेरी फेमस एग्जाम फेवरेट। ये आपकी मिडुला से जो आपके निकल रहे थे कैटेकोलामीन्स, उसका ट्यूमर है। ठीक है, ढेर सारे कैटेकोलामीन्स निकल रहे हैं और ये सारा कुछ होता है, एपिसोडिक होता है। जैसे ही वो निकलेगा ढेर सारे, यू विल हैव पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग, हेडेक्स, पैलर, एपिसोडिक हाइपरटेंशन या इंक्लूडिंग सिस्टीन एज वेल। अगर इस एपिसोडिक है, यंग आपको कुछ नजर आ रहा है, प्राइमरी कॉज नहीं है, सेकेंडरी आपका हाइपरटेंशन है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको देंगे। अचानक से हुआ, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, फिर कुछ स्टिमुलस हुआ, सारा कुछ बढ़ेगा, जैसे आपके सारे कैटेगरी निकलेंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। तो ज्यादातर वो आपको एपिसोडिक सिम्टम देंगे, इसमें याद रखना है आपने, एपिसोडिक सिम्टम्स। ओके, डायग्नोसिस क्या है? 24 आवर यूरिन कलेक्शन ऑफ मेटानेफ्रीन्स। सही। और जब वो ज्यादा होगा, कंफर्म हो गया, देन आपने रेडियोलॉजी से कंफर्म करना है साइट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर। डेफिनेटिव में आपने सर्जरी कर देनी है, अदरवाइज। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम अल्फा बीटा ब्लॉकर्स दोनों देते हैं, ठीक है, लेकिन तो क्वेश्चन है पहले क्या देना है और बाद में क्या देना है, व्हाट्स द रैशनल। सो अल्फा blocker should be commenced before. This is very important. I have put this in red to avoid the unopposed alpha adrenergic stimulus. ठीक है, तो आपने अल्फा पहले देना है और बीटा बाद में देना है। अपनी एबीसी याद रखना, सिंपल एबीसीडी, ए कम्स फर्स्ट एज कम्पेयर टू बी। सो यू ऑलवेज गिव योर अल्फा बिफोर योर बीटास। ठीक है, दिस इज समथिंग क्लिनिकली एंड एग्जाम फेवरेट एज वेल। सही। उन्होंने आपको अल्फा बीटा ब्लॉकर दोनों ऑप्शन देने होंगे, दिए होंगे, आप सोचोगे यार मैंने तो दोनों देने होते थे, बट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू गिव अल्फाज बिफोर देन बीटास, और ये अपने टेस्ट याद रखना है। सो इन सब की ना टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दे लव टू आस्क द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन और द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, ये दो जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप्स होते हैं, उन्होंने आपसे जरूर पूछना है, बिकॉज वी आर MRCP 1 लेवल। सो योर फर्स्ट लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, so always remember the important test, the sensitive test, the first gold standard. इसमें क्या है? 24 hours collection of metanephrine. So you do this. Okay, now we are coming towards our adrenal problems. Sorry, the androgen problems. ठीक है, कोर्टिसोल वाले सारे हमने कर लिए, मिनरल कोर्टिकॉइड्स की प्रॉब्लम हमने कर लिए। नाउ यू हैव योर कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या चल रहा है? ये बेसिकली आपके ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसमें ना आपके इम्पेयर एड्रिनल स्टेरॉइड का मसला है। ठीक है, अब होता क्या है, whenever this deficiency of cortisol production, उस वजह से क्या हो रहा होता है, आपका एसिड वैसे बढ़ जाता है ना, पिट्यूटरी का काम है कि यहाँ से सिग्नल नहीं मिला, उसने कहा चलो मैं तो एसिड भिजवाऊं ना। अब आपका जब एसिड बढ़ता है ना, इट इंक्रीजेज द प्रॉब्लम ऑफ एंड्रोजन एज वेल। हमने पढ़ा था कि एसिड यहाँ पे कोर्टिसोल पे भी काम कर रहा होता है और एंड्रोजन पे भी काम कर रहा होता है। सो इसमें क्या हो रहा है कि कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी हुई किसी वजह से, अब वो वजह में पढ़ेंगे। सो किसी वजह से भी आपकी कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी हुई, तो आपका एसीएच बढ़ गया। उस एसीटीएच ने आके क्या किया, आपके एंड्रोजन्स जो आपके एड्रिनल के एंड्रोजन है उनको बढ़ा दिया। अब जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो क्या होगा? विरलाइजेशन ऑफ फीमेल। ठीक है, इन्फेंट्स या इट विल डू द जेनिटल डेवलपमेंट इफेक्ट्स। तो ये आपने याद रखना है बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, कहानी क्या है पीछे। सो एसीटीएच इज कॉजिंग इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स। सही। अब वो कॉजेस क्या है? A bit boring, बस रिमेंबर द हाइलाइटेड ब्लू पार्ट्स, इसको बस याद रखें। ये 3 मोटी कॉजेज हैं, 1 2 3। सबसे कॉमन क्या है? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, दिस विल लीड टू कोर्टिसोल डेफिशिएंसी एंड एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन। ये सबसे कॉमन ये वाली है। अच्छा, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी जब भी आपसे पूछेंगे तो उसमें ना आपको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री जरूर देंगे, दे विल गिव यू हाइपरटेंशन प्रॉब्लम्स। ठीक। सो और ये तो नीचे जो है बहुत ही कम पूछते हैं, दिस इज वेरी रेयर। इसमें बेसिकली आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के मसाइल हो रहे हैं। ठीक। सो 17 11 सॉरी 21 7 11 एंड 17, सॉरी फॉर माय टंग ट्विस्टिंग। सो 21 11 और 17 ये आपने याद रखना है। कॉमन क्या है? 21, दिस इज अ कॉमन वन।
एंड ऑलवेज रिमेंबर 11 के साथ क्या है, हाइपरटेंशन, एंड 17 के साथ सुपर सुपर रेयर बट दे विल गिव यू मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये बात हमें थोड़ी ना, हमने पैथोफिजियोलॉजी समझ ली, अब पेशेंट आएगा कैसे। ठीक है, उसमें ये विजुअलाइजेशन की मिसाइल, द फीमेल इन्फेंट में हैव एम्बिगुअस जेनिटेलिया ड्यू टू एक्सेसिव एंड्रोजन। फेयर एनफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बात यहाँ पढ़ी थी ऊपर पैथोफिजियोलॉजी में कि एंड्रोजन आ रहा है बिकॉज ऑफ ACTH एंड दैट विल कॉज विजुअलाइजेशन ऑफ फीमेल इन्फेंट्स। तो व्हेनेवर यू हैव एम्बिगुअस जेनिटेलिया थिंक ऑफ दिस। ठीक, देन यू हैव सॉल्ट वाटर कॉजेस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ना बहुत हाइपरटेंसिव, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम, तो ये बड़ा मसला है, लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, इट कुड हैपन, ठीक है, मेटालिकोटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी क्या होती है, अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, टाइम से पहले जो एक जनरल एक स्टैंडर्ड टाइम है उससे पहले यू हैव योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी। दिस पेशेंट कैन हैव इनफर्टिलिटी एज वेल। नॉर्मली आपको विजुअलाइजेशन और प्रिकॉक्शियस प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी के ना कोई इंडिकेशन दे देंगे। सही, तो इससे आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। और वैसे ही वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, पिक 21, हाइपरटेंशन पिक 11। ठीक, ओके, सो व्हाट डू वी डू, ACTH सिमुलेशन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा ना दिस वन, ये यूके में नहीं हो रहा। सो अब चूंकि भी हम यूके का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए हम यूके के लिए बातें याद रखते हैं। सो वी कम टू दिस वन। सो ACTH सिमुलेशन टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, एंड इफ यू हैव द डायग्नोसिस व्हाट्स द ट्रीटमेंट, इट इन्वॉल्व्स ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट टू रिड्यूस। हमने बेसिकली ACTH कम करना है ना, वो बढ़ रहा था, उससे सारे मिसाइल कम किए हुए थे ना, क्योंकि वो आके एंड्रोजन को बढ़ा रहा था। तो व्हेन यू डू योर ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट तो आपके ACTH कम हो जाएगा, तो खुद ब खुद ही आपका एंड्रोजन भी कम हो जाएगा। और जब हमने तीसरी कॉज पढ़ी थी ना, थर्ड वाली, उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी में आपने फ्लूरोकोर्टिसोन देना है। वैसे इसका सवाल कम ही आता है, ज्यादा सवाल इनके आते हैं। ये जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, कैलमैन सिंड्रोम है, क्लाइफेंटर, ये तीन इनको बहुत पसंद है। इन तीनों का आपको फर्क मोटा मोटा पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दे विल गिव यू इन योर एग्जाम्स, दे लाइक टू आस्क दिस वन। अच्छा, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ये एक्सलिंक्ड कंडीशन है, एक्सलिंक्ड रिसेसिव। इसमें आपका एंड ऑर्गन रेजिस्टर है टू टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका सवाल आ सकता है। इसमें होता क्या है, जीनोटाइप मेल है लेकिन फिनोटाइप फीमेल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर रहा। ठीक है, सो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम नाम में है, दैट योर टेस्टोस्टेरोन इज नॉट वर्किंग। अंदर से जीनोटाइपिक इट्स मेल बट फिनोटाइप में क्या है, इट्स फीमेल। रिमेंबर, अब चूंकि फिनोटाइप फीमेल की थी तो दे कैन प्रेजेंट ओके, द पेशेंट इज हैविंग एमेनोरिया, देयर इज नो और वेरी फ्यू pubic और axillary hair and all। और सेकेंडली ना वो आपको स्वेलिंग देंगे ग्रॉइन्स में। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम क्लिंचर। Female things are going on and they will give you there is swelling in the groin and you have to think of undescended testes, okay, because genotype is male. So breast development because of conversion to estradiol, ये वैसे कम ही देते हैं। नॉर्मली वो क्या देंगे, ये टॉप 3 बातें। ठीक है, and you have to pick androgen insensitivity syndrome. And how do you diagnose, you do your वही chromosome analysis, you do the counseling। अच्छा, ये वो आपसे जरूर पूछेंगे, सर्जरी हमने करनी है, टेस्टिस हम निकाल रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कैंसर इन द फ्यूचर, सो यू रिमूव दीज टेस्टिस एंड यू हैव टू गिव देम ईस्ट्रोजन थेरेपी। ठीक है, यू रेज द चाइल्ड इज अ फीमेल। सो फेयर इनफ, जीनोटाइप मेल, phenotype फीमेल, दे गिव यू हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया, ये आपकी सेक्सुअल सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी बहुत डिलेड हो जाएंगे। एंड दे विल गिव यू अ स्वेलिंग, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे अनडिसेंटेड टेस्टिस, वो आपको लिखेंगे स्वेलिंग इन द ग्रोइन एंड यू हैव टू पिक एंड्रोजन। टेस्टिंग क्या है, क्रोमोसोमल एनालिसिस एंड यू और योर रिस्क ऑफ कैंसर के बारे से आपसे जरूर पूछते हैं, यू डू योर बायलेटरल ओफरेक्टमी। अच्छा, कैलमैन और क्लाइफेंटर, again exam favorite, you need to know to differentiate both these conditions। ठीक है, और बहुत इजी डिफरेंशिएट होता है, बहुत अच्छे क्लूज हैं, वो हम भी डिस्कस करेंगे तो दिस विल बी वेरी क्लियर इंशाल्लाह। सो कैलमैन में क्या चल रहा है, डिलेड प्यूबर्टी है सेकेंडरी टू गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, एक्स लिंक है। ठीक है, कॉजेस क्या है जी आपका,
जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो आपके हाइपोथैलेमस, मतलब वो तो ऊपर का मसाइल है, सही है। ये जो ब्लू में है, दिस इज द क्लिंचर। एनोस्मिया, डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी कैल्मम में भी है और क्लाइफेंटर में भी है, ये बात तो है ना। पर क्लूज है इसके अंदर, आपको क्या होगा, एनोस्मिया मिलेगा। दूसरा ये क्लिफ पैलेट और विजुअल हेयरिंग डिफेक्ट्स मिलेंगे। तीसरा ये क्रिप्टो और काइडिज्म, ठीक है, इसमें भी अनडिसेंडिस होती है। तो ये आपके क्लूज होंगे इसके अंदर। स्मेल प्रॉब्लम, क्लिफ पैलेट, हेयरिंग के मसाइल, ठीक है, ये सारे मसाइल चल रहे हैं। और हो सकता है बीच में वो आपको डिलीवरी प्रोबेबिलिटी तो है ही है, क्योंकि वो कैल में उसमें भी क्लाइफेंटर में भी है, लेकिन इन चीजों से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। इसमें क्रिप्टो ऑर्किटिज्म है जिसमें आपके अनडिसेंड टेस्टिस है। क्लाइफेंटर में क्या होता है कि टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं लेकिन दे आर वेरी स्मॉल एंड फर्म, ये फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क आपके लैब्स का है, इससे आपको फर्क पड़ चलेगा। इसमें सब कुछ लो है, ठीक है, ऊपर से मसला है ना, ऊपर से परेशानी है। सो एवरीथिंग इज लो, योर हार्मोन्स आर लो, टेस्टोस्टेरोन भी लो है, एलएच भी लो है, एफएसएच भी लो है, सब कुछ कम है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, रिप्लेसमेंट्स करनी है। और क्लाइंट विंटर में क्या चल रहा है, इस इज अ 47 XXY, टॉल है। इसमें भी आपकी डिलेड प्यूबर्टी, लेकिन इसमें आपकी टेस्टिस फर्म थी, इसके अंदर वो आपको ये देते हैं हमेशा, और इसमें आपको हमेशा वो देते हैं ये। अनदर क्लू इज गायनेकोमेस्टिया ओवर है, इसमें कैंसर का रिस्क है। इसमें वो नहीं है, इसमें वो आपको क्या देते हैं, एनास्मिया, हेयरिंग लॉस, क्लेफ्ट पैलेट, इस तरह के क्लिचर देंगे। तो यू पिक कैल्मन ओवर है, यहाँ पे यू पिक क्लाइंट फिल्टर। लैब में क्या है, एवरीथिंग इज लो। यहाँ पे क्या चल रहा है, योर गोनाडोट्रोपिन एलिवेटेड विद टेस्टोस्टेरोन इज लो। डायग्नोसिस क्या है, क्रोमोसोमल एनालिसिस। तो क्लाइफेंटर और कैल्मन में आपने फर्क करना है, ठीक। टॉल लोग, क्लाइफेंटर इज टॉल, इसमें सो मच एल्स इज गोइंग ऑन, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया किसके अंदर है, इसके अंदर है। एंड रिमेंबर योर लैब्स, इससे भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। एंड रिमेंबर द टेस्टिस, ये ऊपर है, here they are down but they are small and firm, ठीक है। और बाकी डिलेड सेक्सुअल पुबर्टी उसके मसाइल तो दोनों के अंदर है ही है ना, सही है। एंड रिमेंबर द पैथोफिजियोलॉजी, सही। इसमें आपका हाइपोग्रेडोट्रोफिक हाइपोग्रेडिज्म है, इसके अंदर आपका क्या चल रहा है, टाइप का है 47 XXY, ठीक है। आई होप ये तीन चार हमने एंड्रोजन रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, लेकिन ये मैंने कोशिश की थी कि सबको इकट्ठे कर लें, बिकॉज इन पास्ट मेडिसिन एवरीथिंग इज सो स्कैटर्ड कि यू हैव टू कम बैक एंड फोर्थ टू रिमेंबर कहाँ पे क्या चल रहा है। सो व्हेन दे आर ऑल टुगेदर, सो यू विल एबल टू pick the differences and the similarities to in order to pick the right diagnosis in your exam inshallah. Now we have our thyroid. So what's the time? 1.5 घंटा तो हो गया, फिर हम थोड़ा सा थायराइड कर सकते हैं if time allows. Meanwhile, let me have a look at the chat box. कुछ सवाल तो नहीं पड़ा हुआ, if we have any. No. Okay, so we had a good talk about our. Sorry, excuse me. I think let's call it a day because there's another session. So हम इसको stop करते हैं. We had a very good discussion about some very important topics. So अभी इसको हम लोग यहीं पे stop करते हैं. And I'll थायराइड में इकट्ठे कर लेंगे बिकॉज थायराइड काफी ऐसा है कि इतना कुछ वो नहीं है, हाइपोथायराइड एवरीवन नोज, तो इसमें इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. So let's call it a day. So thank you so much all for attending. And if you have any questions, you can send in the chat box, please. Thank you so much, guys. Take care. Allah Hafiz.